स्टार्ट स्टार्ट हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। नहम्दु नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह नंबर 1 सूरतुल फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 7 आयतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। सूरतुल फातिहा के अंदर 7 आयतें। इंसान को अल्लाह ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि भाई आप जाओ दुनिया में जी लो, अपने मन से जैसे चाहे वैसे जी लो। जब अल्लाह ने हमको यहाँ भेजा है तो ना सिर्फ हमें गाइडलाइन की बुक्स कैटलॉग दिया, मैनुअल दे दिया हमको, लाइफ का मैनुअल, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको अमली तौर पे उस पर अमल करने के लिए अपने पैगंबर, अपने नबी, अपने रसूल भी भेजे कि इंसान किसी तरीके से भी कोई एक्सक्यूज़ ना दे सके कि उसे इस चीज़ में कोई गाइडलाइन या मालूमात नहीं थी। बल्कि अल्लाह ने जब हमें कुरान नाजिल किया तो चलता फिरता कुरान यानी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारे लिए मबूस फरमाया कि आप प्रैक्टिकल करके अल्लाह के रसूल ने बता दिया जो चलता फिरता कुरान था कि किस तरीके से अल्लाह के अहकाम पर अमल किया जाए। तो अल्लाह ताला कुरान की इब्तिदा ही सूरतुल फातिहा से करता है। वो कुरान जिसके अंदर 114 सूरह यानी 114 चैप्टर्स, 114 सबक है। इसका पहला सबक ही अल्लाह ताला ने ये दिया है कि अल्लाह ने हमको बता दिया कि अगर मुझसे आप मांगो या मुझसे हिदायत भी मांगो तो किस तरीके से मांगो। तो इसलिए हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो इब्तिदाई 3 आयतें जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, ये 3 आयतों के अंदर हम अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करते हैं, बड़ाई बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक व मालिक के लिए जो तमाम आलमीन का पालने वाला है, और रहमानिर रहीम जो इंतहाई रहम करने वाला और बहुत ज़्यादा मेहरबान है। मालिकि यौमिद्दीन जो आखिरत दिन का रोज़ जज़ा का मालिक है। अल्लाह से पहले हम इन 3 जुमलों में, आयत मतलब जुमले होते हैं, इन 3 जुमलों के अंदर हम अल्लाह से पहले अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। फिर उसके बाद चौथे जुमले में अल्लाह से अपना अहद व इकरार, अपना हल्फ देते हैं अल्लाह को, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझी से मदद मांगते हैं। 3 जुमलों में हमने अल्लाह की तारीफ़ की। चौथे जुमले के अंदर हमने अल्लाह से अपनी उबूदियत, अल्लाह की मतलब अपनी इबादत करने का हल्फ लिया और अल्लाह ही से इस्तिमदाद तलब करने का हमने हल्फ लिया। फिर आगे अल्लाह ही हमको सिखाता है, हम 5वें जुमले करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। हम आगे 5वें जुमले के अंदर अल्लाह से हम हिदायत मांगते हैं तो अल्लाह ने हमें ये भी बताया हिदायत कैसी होती है, क्या होती है। तो आगे हमारे 6वें और 7वें जुमले में उस चीज़ का इकरार करते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नेमत अता की, इनाम याफ्ता लोग, यानी अल्लाह के मुकर्रब बंदे, अल्लाह के बुज़ुर्ग, अल्लाह के वली, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी इनाम याफ्ता यानी हिदायत याफ्ता लोग थे जिनके लिए जन्नत मुकद्दर है। ये कौन लोग थे? वो 7वीं आयत में हमको ये चीज़ मालूम करते गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, ना ही जिनके ऊपर कभी अल्लाह का अताब आया, जो ना ही कभी गुमराह हुए। यानी ये वो लोग थे जो अल्लाह के बताए हुए मुकर्रर करदा रास्ते के ऊपर कायम थे। तो ये चीज़ जब अल्लाह से हिदायत मांगते हैं तो अल्लाह इसके जवाब में हमको मुकम्मल हिदायत देने, बाकी की 113 सूरे कुरान की जो मुकम्मल हिदायत है तो अल्लाह ये जवाब में आपको बराह रास्त हिदायत देता है। तो ये हो गई अल्लाह की बातें, ये हो गई अल्लाह का तरीक़ाकार कि हमें हिदायत किस तरीके से मांगना, ये भी अल्लाह ने हमको सिखा दिया। तो जब इल्म की इब्तिदाई, इसीलिए अल्लाह ने जो पहली वही नाजिल की और जो पहला आयत नाजिल हुए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझको खल्क़ किया। तो हमारे इंसानों की बुनियादी तालीम पर रखी गई है। आज हम दुनियावी एतबार से देखते हैं तो तालीम ही आज हमारे लोगों का सबसे बड़ा मसला है। चाहे हम ज़हनी तौर पर ग़ुलामी की बात कर लें, जिस्मानी तौर पर ग़ुलामी की बात कर लें, माशी तौर पर ग़ुलामी की बात कर लें, तो हर तरीके से हमारी जो पसमानदगी, जो हमारी ज़िल्लत है, उसकी बुनियाद ही यही है कि हम जो है गैर इल्म है, हमको इल्म नहीं हासिल है, हम लाइल्म हो चुके हैं। हम जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे तो वो फिर वही चीज़ अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर कि खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक खुद हमको हमारी हालत के बदलने की फ़िक्र ना हो। बात समझ में आई? तो हर चीज़ का दारो मदार तालीम पर आज भी गालिबन जो हम लोग यहाँ जुड़े हैं
पिछले बहुत सारे हमारे लेक्चर्स हुए, बहुत सारी बातें हुई, तो उसमें भी हमारी जो बुनियाद थी, ये तालीमी थी। आज भी हमारा जुड़ने का मकसद यही है कि हमारी ये जो तालीमी मामला आती है, जी हमारी जो एकेडमिक स्कूल्स हैं आज जो जिनको हम तालीम का मरकज़ मुंबा मान रहे हैं, वो किस तरीके से हमारे साथ खेल रहे हैं, किस तरीके से हमारे को आज मजाक बनाए हुए हैं, किस तरीके से हमारा तालीमी अदारे इस्तेसाल कर रहे हैं, चाहे वो समाज के नाम पर, चाहे कौम के नाम पर। आप समझ रहे हैं हमारी बातें? तो ये इस्तेसाल जो हो रहा है, सब इधर ध्यान दें भाई, बराए करम इधर ध्यान दें। जो इस्तेसाल हो रहा है हमारा, इस इस्तेसाल से कैसा बचा जाए, इसका भी सिर्फ एक और एक वाहिद हल है। वो हल ये है कि हम हमारे अपने आप को लिटरेट करें, हम हमारे हुकूक को पहचानें। जब हमारे हुकूक को पहचानेंगे तो खुद ब खुद ये मामलात, ये चीज़ें हमारे सामने इंशाल्लाह साथ में आएंगी। ठीक, तो आगे हम पीटीए मीटिंगों की तरह इस बार भी हम इसी चीज़ के ऊपर आते हैं कि हमारा जो जुड़ने का मकसद है पीटीए, क्या तालीमी अदारे जो हमारे को इतना ज़्यादा हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, वालिदैन को। अभी 2 साल का ये जो वक्फा चला गया और अभी भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लॉकडाउन हो रहा है, आए दिन जनता कर्फ्यू लग रहे हैं, आए दिन रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, 144 लग रहे हैं। तो लोगों का माश तो नहीं सुधर रहा है, लेकिन जो दूसरे मीटर हैं हमारे को जो भरने के अखराजात है वो कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। और इसके अंदर हमारे नाम नेहाद जो कौम के अदारे या नाम नेहाद हमारे जो ट्रस्ट है, ये चीज़ नाम नेहाद हमारी स्कूलें हैं, वो जनता का अभी भी खून पीने का, आवाम का खून पीने पे तुली हुई है, लेकिन वो कोई सहूलत आपको दे नहीं रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इतना एहसान करीम किया, हमको कहा ना कि हमको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। जब हम लोग अपना काम करना बंद कर देते तो अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, अल्लाह किसे भी खड़ा कर देता है। आज ये पीटीए का जाविया हम देखें ना, तो अल्लाह ने इसी गवर्नमेंट को, मास्टर गवर्नमेंट को खड़ा कर दिया हम जैसे लोगों के अपने मदद के लिए, हम जैसों के अपने हुकूक के लिए। तो ये एकेडमिक का जो इस्तेसाल का सिलसिला है स्कूलों का, ये काफ़ी वक्त से चलता चला आ रहा था। इसी से तंग आकर, सुन रहे आप सब, इधर गौर करें आप, इसी से तंग आकर हुकूमत ने एक चीज़ें, जब उनके पास बहुत ज़्यादा, हुकूमत मास्टर के पास अर्जिया दरख्वास्त आने लगी कि हमारे साथ ऐसा होता है, हमको तकलीफ, हम फ़ीस नहीं दे सकते, या फ़ीस कितनी हो, हर अदारा अपनी मनमानी से। किसी अदारा जब शुरू होता है तो उस वक्त बहुत अट्रैक्टिव रहता है कि भाई यहाँ आओ, लोग उस वक्त शायद ड्रेस भी फ्री में दे देते हो, लेकिन जैसे जैसे अदारा तरक्की करते जाता है तो उस तरीके से फिर वो आवाम का खून चूसने लगते हैं, फिर अपने हिसाब से स्टैंडर्ड कर आवाम कुछ बोल नहीं पाती। तो इसी तरीके से 87 तंजीमों ने आज से तकरीबन 12-15 साल पहले ऑब्जेक्शन लिया था, 87 तंजीमों ने, और 32,000 से ज़्यादा वालिदैन ने अलग अलग ऑब्जेक्शन दाखिल किया था मास्टर गवर्नमेंट को। ये फ़ीस के मामले में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी जा रही है, इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, तो इसका क्या हल किस तरीके से किया जाए। तो उस वक्त हुकूमत महाराष्ट्र ने एक प्रधान सचिव, एक रिटायर्ड हमारी प्रिंसिपल थी कुमुद बंसल जी, तो उनको अपॉइंट करके उन्होंने एक कमेटी गठित की, एक इंक्वायरी कमेटी, और कहा कि इसके ऊपर पूरा इंक्वायर करके हमको आप एक रिपोर्ट पेश करो। तो उन्होंने 2009 दिसंबर 2009 के अंदर उन्होंने पूरी इस रिपोर्ट को सबमिट किया और बताया किस तरीके से तालीमी अदारे इस्तेसाल करते हैं, किस तरीके से। तो हुकूमत ने उसके ऊपर बाकायदा दखल देते हुए 2009 एक बाकायदा एक GR, एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, यानी सरकारी हुक्मनामा तैयार करने का उन्होंने बाकायदा हुक्म दिया हुकूमत ने। और फिर 21 मई 2010 को वो हुक्मनामा जो GR नंबर 3 है, तालीम का GR नंबर 3 है, वो बाकायदा 21 मई 2010 को वो GR बनाकर, एक हुक्म, एक सर्कुलर बनाकर नाफिज कर दिया गया हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर। इसके अंदर हुकूमत महाराष्ट्र के नहीं, महाराष्ट्र की जुरिस्डिक्शन में जो भी स्कूलें आएंगी, तमाम स्कूलें इसकी पाबंद होंगी। इसका ताल्लुक आपके प्राइवेट, गैर प्राइवेट अदारे का, ये महाराष्ट्र बोर्ड है, ये पूना बोर्ड है, मुंबई बोर्ड है, ये सबसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। महाराष्ट्र की हुदूद में जो भी स्कूलें आएंगी वो इस कानून की पाबंद होगी। तो ये जो 21 मई 2010 को जो GR आया, ये 21 नुकाती हुक्मनामा इन्होंने नाफिज कर दिया। समझ रहे आप, 21 नुकाती हुक्मनामा जो इन्होंने नाफिज किया, ये सिर्फ आवाम की सहूलत के लिए। इसके अंदर उन्होंने, देखिए स्कूल 3 टाइप के होते हैं, आप लोग याद रखो। नंबर 1 अनुदानित, यानी जिसको ग्रांट मिलता है, एडेड, ठीक है, जिसके अंदर टीचर्स की पगार वगैरह जो अखराजात है वो गवर्नमेंट बराह रास्त हुकूमत देती है। सेकंड होती है बिना अनुदानित, यानी नॉन एडेड। ये जो नॉन एडेड होती है, इसको हुकूमत से एड नहीं मिलता, लेकिन फ्यूचर में पहले डायरेक्ट मिल जाता था पूरा, बाद में इसको स्टेप वाइज किया, 10%, 20%, 30%। तो जो एडेड होती है उसको 100% मिलता है, जो नॉन एडेड होती है इसको स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा करके एड इनको मिलता है। थर्ड जो कैटेगरी दी है ना स्कूल की, परमानेंट नॉन एडेड, जिसको सेल्फ फाइनेंस कहते हैं, कायम बिना अनुदानित, जिसको कभी भी हुकूमत से एड नहीं मिलता। तो जो एड वाली है और जो टेम्पररी नॉन एडेड है, बाद में एड मिलता है,
इसके ऊपर हमको डिस्कस भी नहीं करना है, क्योंकि हुकूमत तो ऑलरेडी सख्त है उनके ऊपर, और ये कानून सब पे लागू होता है। तो जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे को हुकूमत से कोई इमदाद नहीं मिलती, कोई मदद नहीं मिलती, तो ये तमाम कानून की सख्तियाँ जो है ना, ये उन्हीं के ऊपर 21 GR रुकाते हैं। जैसे प्राइवेट जो हमारे बड़े बड़े अदारे आज नेशनल, होली मेरी, केमियस और इस तरह के और भी जो ग्लोरी, जो भी हमारे बड़े बड़े अदारे हैं, ये तमाम अदारों के ऊपर ये GR लागू होता है। तो इसीलिए वो चीज़ें बोलते हैं हमको एड नहीं है, हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये परमानेंट नॉन एडेड है। तो इसीलिए ये खास यहाँ पर आप लोगों को जोड़ने का मकसद ये है कि इनके किसी बहकावे में आपको आने नहीं आना है, आपको अपने हुकूक समझना है। एक बार आप हुकूक आइए, आपके हमारे वालिद या किसी हमारे बड़े बुजुर्ग ने नहीं दिया, ये हमको बाकायदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हुकूक दिया हमारे को। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हुकूक हमारे को समझ में आ जाएंगे, हमारे अपने हुकूक, हम लिटरेट हो जाएंगे, तो फिर ना हमको किसी से दबना है ना किसी से डरना, हमको हमारे हुकूक लेना है। तब हम डायरेक्ट इस GR की तरफ जाते हैं। जो ऑलरेडी जो ग्रुप बने हुए हमारे बहुत सारे साथी जो इसमें जुड़े हैं, जो नए भी हैं, देखो ये ऐसे GR बाकायदा हुकूमत के जो 21 मई 2010 का जो ये GR है, 21 मई 2010 का GR नंबर 3, ये बाकायदा लोड किया गया है। नहीं है जिसके बाद हार्ड कॉपी वो निकाल लेना, ये काम आएगा आपको। यही चीज़ आपको PDF में भी अवेलेबल है, ये चीज़ सॉफ्ट कॉपी आपके नंबर पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ जो दूसरे लोग जिम्मेदार, हमारी लेडीज़ बैठी हुई, लेडीज़ से ले ले हुए, जेंट्स से ले ले हुए, ये बाकायदा अवेलेबल है ये चीज़। इसी को बाकायदा आवाम की सहूलत के लिए हमारी यहाँ ख़ास तौर से यहाँ की जो बड़ी तादाद है वो उर्दू ज़बान जानती है, तो इसको तर्जुमा करके भी डाला गया है, PDF फॉर्म में भी है, हार्ड कॉपी भी है। तो जिन चीज़ों को भी चाहिए ये ऑलरेडी ये PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है। तब हम इस GR की तरफ बढ़ते हैं कि बाकायदा गवर्नमेंट ने जब हमको ये इतनी सारी सहूलत दी, और ये 21 मई 2010 से लागू है। एक बात ये ध्यान रखो, अब आज से 11-12 साल पहले से ये लागू हो चुका है, ऐसा नहीं है लागू होना है ये आज हमको हमारे लिए नया है। आप लोग या हम लोग ऑलरेडी 12 साल पीछे हैं। आज से 12 साल पहले हमको जो हुकूमत ने दे दिया, हमको लेना था, हम अभी तक उससे नाबल्द, हमें मालूम ही नहीं है। तब बिला तमीद इसकी तरफ हम जाते हैं। जब मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, कुमुद बंसल साहब को अपॉइंट करके वो की गई थी, तो उन्होंने मोहतरमा ने ये उसके ऊपर किया, फिर उसके बाद 21 नुकात लागू हुए। अब आपके सामने सबसे पहले मैं इस GR का जो पहला नुक्ता है उसी को मैं वाज़े कर दूँ। इस GR का जो पहला नुक्ता 21 नुकातों में से कि कोई भी निज़ाम, तालीमी अदारा या स्कूल, उसका निज़ाम शफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शिता उसके अंदर, यानी पहला ही है अगर एक कानून ये पास हो जाता ना, तो बाकी 20 नुकात की हमको ज़रूरत ही नहीं अगर हम इसको समझ ले तो। अब शफाफियत किसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं? आज जैसे अदारा आपको बुलाता है, फट से बोल देता है भाई ये ऐसा ऐसा है, आप ये करो, आप इस तरीके से फीस भरो, या ये करना, आपको ये सरगर्मी का ये पैसा, बिल्डिंग फंड, एडमिशन के लिए इतना डोनेशन कंपलसरी है, ये बातें होती है ना। तो ये पहला ही नुक्ता काफ़ी, अगर आप अपने हुकूक जानेंगे कि कोई भी चीज़ अदारा आपके ऊपर थोप नहीं सकता। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही वही चीज़ होता है कि कोई चीज़ हाइड एंड सीक वाला खेल ना रहे, बाकायदा वो चीज़ आपके सामने आया हो। तो जो 21 नुकात ने, इनका पहला ही नुक्ता जो है ना, मुस्तकिल नॉन ग्रांट स्कूल तालीमी फ़ीस तय करते वक्त मकसद मेयार के तहत शफाफियत के साथ फ़ीस अदाफ़ी का फ़ैसला ले। ये शफाफियत का लफ्ज़ इन्होंने जो डाल दिया ना, पहला ही नुक्ता, कि कोई चीज़ अदारा ये नहीं बोल सकता हम करेंगे, मैनेजमेंट से पूछो, ये कोई नहीं कर सकता। इसका पहला ही नुक्ता है कि ट्रांसपेरेंट हो। इसका दुख पहले मैं सरसरी तौर पर आपके सामने GR यहाँ पर रख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ पूरे 21 नुकात, ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसानी हो जाए आगे इसको समझने। फिर इसके ऊपर जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे फ़ीस कैसे डिसाइड होती है, हुकूमत की फ़ीस तय करने की गाइडलाइन क्या है और हमारे अदारे क्या ले रहे हैं, तो ये आसान हो जाएगा। पहले मैं सरसरी तौर पर आपको ये GR पढ़ देता हूँ, 21 नुकात है, ज़्यादा नहीं है, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। और जो ये हाजिर नहीं है, तो ये जो भी रिकॉर्डिंग या और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसको दिखाओगे तो तमाम बातें उनकी समझ में आ जाएंगी। तो पहला ही नुक्ता है इस हुकूमत का 21 मई 2010 के GR का, जिसका उर्दू तर्जुमा भी अवेलेबल है। तो मुस्तकिल नॉन ग्रांट स्कूल तालीमी फ़ीस तय करते वक्त मकसद मेयार के तहत शफाफियत के साथ अजाफी फ़ीस तय करें। पहला नुक्ता जो है कि भाई आपको ट्रांसपेरेंसी रखता है। दूसरा नुक्ता, एजुकेशन सोसाइटी को तुलबा ताला से गैर ज़रूरी फ़ीस लेने और नफ़ाखोरी की इजाज़त ही नहीं है। अब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तालीमी अदारा जो है ना, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट होता है, याद रखो। किसी भी किस्म का 1 रुपया भी अगर उनको अखराजात 100 रुपये लग रहे हैं, तो वो 100 रुपया 1 पैसा नहीं ले सकते। समझ रहे हैं आप? टोटल 100% इनको जो है नॉन प्रॉफिटेबल रहना, ये नफ़ाखोरी नहीं कर सकते कोई भी अदारे जो है। बहरहाल एजुकेशन सोसाइटी माकूल इजाफा कर सकती है। एजुकेशन सोसाइटी के माकूल इजाफा किसी भी तरह से सालाना 6% से ज़ायद नहीं होता। मैं आप लोगों को बराह रास्त ये उर्दू में इसलिए पढ़ रहा हूँ
कि गवर्नमेंट जीआर अगर पहले मैं मराठी में पढ़ूंगा तो मराठी में शायद गालिबन ज़्यादा लोगों को समझ में ना आए, तो मराठी पढ़ के फिर उसको उर्दू करना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसीलिए आप लोगों की अपनी लैंग्वेज में मैं बराह रास्त उर्दू में बता रहा हूँ। समझ में ही बात? हाँ, तो सेकंड जो पॉइंट ये था कि ये नफ़ाखोरी नहीं कर सकते, कोई भी तालीमी अदारे नफ़ाखोरी नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, ये गौर करो, इसी तरीके से 21 पॉइंट एकदम सरसरी है, लेकिन ये 21 पॉइंट जो है ना आपके लिए ऐसा समझो रामबाण, ब्रह्मशस्त्र या एक मिसाइल आज के दौर में, एक तालीमी मिसाइल आपके हुकूक के लिए दे दिया गया है। ठीक। तीसरा नुक्ता है, एजुकेशन सोसाइटी मुनासिब ज़ायद आमदनी के लिए किसी भी तरह से मशरूत ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। तीसरे पॉइंट में इब्तिदा वहीं से किया है, किसी भी किस्म से वो कहीं से भी कोई बी कलम सी कलम निकाल के वो प्रॉफिट लेने के लिए, प्रॉफिट जमा करने के लिए कोई स्कीम, फ्यूचर में हमारा ये मंसूबा है, इसके लिए आज से पैसे जमा करो, ये डोनेशन वो डोनेशन, कुछ नहीं ले सकती। साथ ही साथ सोसाइटी देकर ज़रा आमदनी, ये तीसरा नुक्ता गौर करो, किसी भी तरीके से तो वो प्रॉफिट जमा नहीं कर सकती। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें, जैसे किसी भी स्कूल का हॉल होता है, समझ रहे ना आप लोग, किसी भी स्कूल का जो हॉल होता है, जो उनकी अपने और दूसरे फंक्शन हॉल होते हैं, ग्राउंड होता है, कोई पे टेरिस होती है, स्कूल के अंदर बहुत सारी दुकानें होती है, कैंटीन वगैरह, ये तमाम चीज़ों की जो इनकम आती है ना, इनकम सोसाइटी को बाकायदा इसका ऑडिट करके स्टूडेंट की फीस में माइनस करना है। बात समझ में आई आपको? जो प्रॉफिट आता है ना स्कूल को, किसी भी जरिए से आता हो, चाहे वो डोनेशन में आता हो, बैंक में जो रकम जमा होती है करोड़ों रुपये, उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो हो गई, स्कूल का भाड़ा, किसी और ग्राउंड का, कैंटीन का, कोई उर्दू वसेरा हॉल का, कोई फंक्शन हॉल का, जो भी भाड़े आते हैं वो तमाम भाड़े किस में डिडक्ट, एक तो ऑडिट में आ गए तो बात ही खत्म, वो स्कूल के मतलब बैलेंस शीट में आ जाएगा। जब स्कूल के बैलेंस शीट के अंदर आया तो उसको स्टूडेंट की फ़ी में माइनस करना कि अदारे में इतना पैसा है तो वो स्कूल के बच्चों की फ़ीस में माइनस होगा। चौथा नुक्ता इसके अंदर है, तालीमी फ़ीस तय करते वक्त एजुकेशन सोसाइटी मुकम्मल शफाफियत बरतते हुए, अच्छा जो अल्फाज, इसीलिए मैं वही अल्फाज हिंदी में भी अक्सर दोहरा रहा हूँ, खास जो अल्फाज होते थे शफाफियत, तो इंग्लिश में उसको ट्रांसपेरेंटी कहते हैं और हिंदी मराठी के अंदर पारदर्शिता कहते हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। चौथा नुक्ता, तालीमी फ़ीस तय करते वक्त एजुकेशन सोसाइटी मुकम्मल शफाफियत बरते, स्कूल की आमदनी व अखराजात सालाना महसूब के साथ वालिदैन टीचर एसोसिएशन रखे, इस तालीम में, इस स्कूल में तालीमी फ़ीस 10 झेल तरीके पे तय करे। देखो ये जो आप लोग के सामने ये जो तीसरा ही नुक्ते के अंदर जो मेन और सबसे खास और अहम बात जो थी कि आपके तमाम प्रॉफिट को आपको ऑडिट करना है, तो चौथे नुक्ते के अंदर यहाँ पर आप बिल्कुल स्टैंड हो जाते हो। जो भी पेरेंट है ना, हुकूमत ने एक हर स्कूल के लिए महाराष्ट्र की एक तंजीम बनाई है, वालिदैन असातिज़ा तंजीम, पालक शिक्षक संघ, इस जीआर के अंदर उसके तमाम हुकूक है। ये पालक शिक्षक संघ जो है ना, जितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, समझो किसी स्कूल में 5000 बच्चे हैं, किसी स्कूल में 10,000 बच्चे हैं, तो हर वालिदैन, हर वालिद, हर वालदा वो इस पीटीए की मेंबर होगी, याद रखो आप पेरेंट्स। और वो क्लास टीचर, जिस क्लास में अगर 7 डिवीज़न है तो 7 की 7 टीचर जो डिवीज़न की वो इसकी मेंबर होंगी, और जितने वो 7 डिवीज़न के तुलबा है उनके वालिदैन वो पीटीए मेंबर रहेंगे। अगर हमारे अपने कैंपस में 10,000 बच्चे हैं तो 10,000 वालिदैन पीटीए मेंबर है, समझ लो। इसके लिए कोई आपको अलग से फॉर्म भरना, कोई अलग से वो नहीं करना, आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, आप पीटीए मेंबर हो। तो चौथी शर्त ही इतनी खतरनाक रखी गई है कि जो पहली चीज़ तो हमने बताया ना कि बिल्कुल शफाफियत बरती जाए, कोई चीज़ छुपा नहीं सकता अदारा। नंबर 2, किसी किस्म की नफ़ाखोरी नहीं कर सकता। नंबर 3, स्कूल के तमाम ज़राए आमदनी जो भी है, जहाँ जहाँ से स्कूल को इनकम आ रही है, खेल कूद का ग्राउंड, कैंटीन और कोई हॉल, फंक्शन हॉल, जो भी डोनेशन, इंटरेस्ट, ब्याज जो भी आ रहा है, वो सब की सब ऑडिट के अंदर आएगा और स्टूडेंट के नाम। चौथा पॉइंट जो है कि ऑडिट जो है, ऑडिट यानी क्या हमारे स्कूल को मुनाफा आया, क्या गया, जिसको ऑडिट कहते हैं, उर्दू में महसूब कहते हैं, पूरा लेखा जोखा, ये वालिदैन के सामने रखना कंपलसरी है। ये चौथे नुक्ते में हुकूक दे दिया गया। बात समझ में आ रही है आपको? ये चौथा जो नुक्ता इसके अंदर जो दिया हुआ है, चौथा पॉइंट 21 नुकात में से, आपको किसी भी सूरत में ये ऑडिट वालिदैन के सामने रखना, ये अदारों को कंपलसरी कर दिया है। अगर अदारे नहीं देते, अदारे आपके सामने नहीं देते, नहीं लेते, तो ये वही की मेहनत है कि ये आपका हक है, आप उनसे लोगे किसी भी सूरत में। आप ये नहीं बोल सकते हमको आज तक बताए नहीं, हमको मिला नहीं। ठीक है, जब से आँख खुली, जब से सवेरा, वो नहीं देते तो आप लो।
आप किसी से आपको भूख लगी है, कोई खाना मांग रहा है, आप खाना मांग रहे हो नहीं दे रहे, तो आप खुद उठ कर लोगे ना, आपको भूख लगी है, ज़रूरत है तो भाई ये आपकी भूख है, ये आपकी ज़रूरत है। वो अगर ऑडिट आपके सामने नहीं रखते, आप उतने बाकायदा उतनी सख्ती के साथ वहाँ पर मौजूद रह के आप अपने ऑडिट हासिल करो। ये चौथा नुक्ता ही है। इवन अब ऑडिट कैसा हो, एक बात समझ लीजिए, अब ऑडिट कैसा हो उसके लिए भी हुकूमत ने बता दिया है कि जैसे अभी कुछ भी रख देंगे, हाँ भाई साल का टीचर का इतना खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, तो ऐसे अपने मन से मैं कुछ भी थोप सकता। आप मेरे को बोलोगे हिसाब दो, मैं बोलूँगा हॉल लिया मैंने, इसका 1 लाख भाड़ा दिया हूँ, मैंने आप लोग के लिए पंखा चला, बिजली का 10,000 दे दिया, मैं कुछ भी आपके मन से अपने तरफ से कुछ भी मैं लगा सकता हूँ, कुछ भी अदाफी ज़्यादती कर सकता हूँ। तो हुकूमत ने उसकी भी गाइडलाइन तय कर दी है, हुकूमत ने उसकी भी गाइडलाइन तय कर दी है कि किस चीज़ का आपको चार्ज लेना है, मतलब अदारे को, और किस चीज़ का चार्ज नहीं लेना है, और लेना है तो कितना लेना है। इसी के लिए उन्होंने 2 शेड्यूल बनाया है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, परिशिष्ट आ, परिशिष्ट बा, जदूल अलिफ, जदूल बा बे, ठीक है। ये 2 अलग अलग उन्होंने शेड्यूल बना दिए, जिसके अंदर जिस स्कूल के अंदर इनकम आती है, यानी टीचर्स की खास तौर से सैलरी आती है, बड़ा खर्चा टीचर्स का ही होता है एक अदारे को सबसे मेन। जिस स्कूल के अंदर टीचर्स को मतलब सैलरी आती है, चाहे पार्टली या कुछ, तो वो अदारे क्या क्या अखराजात जोड़ सकते हैं स्टूडेंट के ऊपर, और जिस स्कूल में टीचर्स को सैलरी नहीं आती, मतलब अदारा पे करता है, उसके अंदर क्या क्या आप लोग ले सकते हैं। बात समझ में? ये बाकायदा गवर्नमेंट ने 2 शेड्यूल, जो आगे आएगा हमारे ये पूरा 21 नुकात होने के बाद वही आएगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत सारे कैलकुलेशन भी करेंगे यहाँ पर हम। तो ये पूरे हुकूमत ने आपको ये पूरा दे दिया है, पूरी चीज़ें आपको बता दी है, क्या चीज़ चार्ज कर सकते हैं क्या नहीं। आपका बच्चा जो वहाँ पढ़ रहा है, पहले आप लोग अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि आपका बच्चा, एक चौक भी लग रहा है ना, ये चौक, ये जो इस्तेमाल करने वाला ये जो चौक है, चौक, इसका भी पैसा आप ही भर रहे हो, कोई अदारा आप पे एहसान नहीं कर रहा है। इवन आपका बच्चा जाकर जो बाथरूम यूज़ कर रहा है, या जो प्यून आपको लाइन लगा के बच्चे को भेजता है, या आया जो ये आपका क्लासरूम साफ़ करती है, आपका बच्चा जो पानी पीता है, तो पानी तो दरकिनार, वो जो गिलास इस्तेमाल कर रहे हैं ना, गिलास, आप उसका भी पैसा भर रहे हो। सबसे पहले अपने अंदर ये मालिकाना सोच कि भाई हम इस चीज़ को खुद पेड करके पढ़ा रहे हैं, हम किसी की भीख या इमदाद पे नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे को हम खुद एक एक चीज़ का पैसा भर के पढ़ा रहे हैं। जब ये सोच आपकी आएगी तो आपकी दूसरी जो गुलामी, दूसरी जो बेहिसी, या दूसरा जो आपके ना एहसास है कमतरी, वो निकलेगी। तो ये आगे ये चौथे नुक्ते के अंदर दे दिया कि ये पूरा ऑडिट करके पीटीए के सामने आपको रखना है, और इसके लिए बाकायदा शेड्यूल ए, शेड्यूल बी के हिसाब से इनको पूरा काम करना है। ये चौथे पॉइंट के अंदर, चौथे नुक्ते के अंदर 21 में तो ये चौथा नुक्ता है जिसके अंदर हुकूमत ने आपको ये इख्तियार दिया हुआ है। पानी लो ना, पानी। अब इसके अंदर उन्होंने बाकायदा वही चीज़ कर दी है, पहले हिस्सा जो दिया है कि किसी भी फीस को तय करते वक्त, बोलो ना शेड्यूल ए, शेड्यूल बी दिया हुआ है, तो जिसके अंदर तनख्वाह गैर तनख्वाह, यानी टीचर्स को यहाँ से सैलरी मिल रही है, यहाँ से सैलरी नहीं मिल रही है, उसके हिसाब से शेड्यूल ए और शेड्यूल बी है। ठीक है, एक पॉज कर दो, थोड़ा अजान हो रही है, 5 मिनट के लिए रुक जाते। प्लीज़, बिस्मिल्लाह। जिस तरीके से हमने देखा, पहला नुक्ता जो था कि ट्रांसपेरेंसी होना है, दूसरा नफ़ाखोरी नहीं होना चाहिए, तीसरा जो है कि पूरा पीटीए, मतलब जो भी इनके प्रॉफिट आते हैं अलग अलग सोर्सेज से अदारे को, वो पूरा स्टूडेंट के एक ऑडिट के अंदर आएगा, वो स्टूडेंट के सामने स्टूडेंट की फ़ीस के अंदर रखा जाएगा। चौथा पॉइंट ये था कि जो भी इनको काम करना है या ऑडिट करना है, तो वो ऑडिट पूरा की पूरा पीटीए के सामने, पेरेंट टीचर एसोसिएशन के सामने रखा जाएगा। तब 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो नुकात है, मैं लाइन से उसको कंक्लूड करता हूँ। इसी के अंदर और डिटेल दी हुई है चौथे नुक्ते के अंदर कि शेड्यूल ए, शेड्यूल बी के हिसाब से, शेड्यूल हट या वहाँ से हट, छोड़ दो, साइन वगैरह छोड़ दो, बाद में लेना सब। तब देखो इधर ध्यान दो, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी दिया गया है कि जो स्कूल एडेड होती है या जहाँ पर तनख्वाह या सैलरी टीचर्स को दी जाती है, उसका शेड्यूल ए है, जहाँ नहीं है उसके लिए शेड्यूल बी है, वो दिया गया। आगे दिया गया कि कोई भी अगर ग्रेडेशन बढ़ाना है, कोई भी स्कूल का ग्रेडेशन बढ़ाना है, कुछ करना है, उसके लिए कोई अगर चीज़ तय कर रहे हैं, लोग अदाफ़ा कर रहे हैं, तो अदाफ़े के लिए भी कैसा, वो डायरेक्ट नहीं कि आप हमको ये नया इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं, समझो एक 10 करोड़ की चीज़ ले लिए, तो अभी जो बच्चे समझो 10,000, तो 10,000 बच्चे 10 करोड़ का खर्चा उठा, ऐसा नहीं है। वो मनसूबा 5 साल में डिवाइड करना होता है इनको, कि भाई उसको अप टू 5 ईयर्स वो होएगा, क्योंकि नए जो बच्चे और आने वाले हैं, और जो बच्चे अगले जाएंगे तो सबको डिवाइड होके आएगा। इवन इसके अंदर एक जो सबसे अहम चीज़ है कि टोटल जो उसको कहा जाता है कैपिटेशन, यानी फ़ी का तालिब इल्म कितनी फ़ीस या कितना खर्च हो, उसको बाकायदा 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का खर्च आएगा। तो वालिदैन तंजीम को ये पूरे हुकूक दिए गए हैं
कि किस तरीके से वो चाहे तो महीनावार मतलब मंथली फ़ीस भरे, चाहे तो ट्राई मंथली 3 महीने भरे, चाहे 6 महीने में भरे, या पूरा ईयरली फ़ीस पूरा एक साथ भरे, वो वालिदैन की मर्ज़ी है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ का जब प्रोग्रामिंग होगी तो उसके अंदर पीटीए की मंजूरी कंपलसरी है। ये लोग कोई भी चीज़ तय करते हैं तो पीटीए की मंजूरी बिल्कुल ही कंपलसरी। आपका नुक्ता नंबर 9 में एकदम मेंशन है इनके अंदर, पॉइंट नंबर 9 इस कानून का 21 नुकाती जीआर में 9 नंबर में एकदम डिटेल दिया हुआ है कि पीटीए की वालिदैन असातिज़ा तंजीम की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं होगा। ठीक है। 10वां भी वही चीज़ है कि जो भी जैसे यहाँ के ट्रस्टी के खर्च, कोई विजिट पे आ रहा है, ट्रस्टी घूमने जा रहे हैं, तो ये अखराजात कोई भी अदारा स्कूल या बच्चों की फ़ीस पे नहीं पड़ेगा। किसी भी ट्रस्टी का कोई खर्च, स्कूल को कोई फंक्शन कर रहे हैं, मतलब ऐसा फंक्शन किसी को स्कूल को डोनेशन लेने के लिए कोई फंक्शन है, वो तो फंक्शन का खर्च भी अदारा उठाएगा, उसको बच्चे की फ़ीस से या अदारे में आने वाली आमदनी से कोई उसका सरोकार नहीं है। इसी तरीके से 11-12 जो नुक्ता है उसके अंदर चीज़ दिया गया, समझे एक बच्चा आगे नेक्स्ट ईयर फ़ीस क्या हो, नेक्स्ट ईयर बच्चे की फ़ीस क्या हो, कुछ इजाफा करना है तो ये साल शुरू होने के 6 महीना पहले पीटीए के सामने आना चाहिए। जैसे अभी नेक्स्ट ईयर तुमने अभी 10,000 फ़ीस थी, अब नेक्स्ट ईयर उनको 12-11 कुछ करना है, 13,000 करना है, तो वो साल शुरू के 6 महीना पहले तो ये लोग को पूरा रिजोल्यूशन पीटीए के सामने रखना है, और पीटीए उसके ऊपर जो भी रजा, पीटीए यस बोलती है मतलब जो वालिदैन की तंजीम है वो हाँ बोलती है तो इजाफा होगा, नहीं बोलती है तो रद्द हो जाएगा। इसी तरीके से इनको कोई बच्चा एडमिशन लिया और उसको नहीं पढ़ना है, उसकी फ़ीस उसने जमा कर दिया है, तो वो भी इनको तय करना है, वो भी इनको तय करना है कि बच्चा अगर लेता है एडमिशन तो फ़ीस वापस देना है कि नहीं देना है, ये सब पीटीए तय करेगी। और देना है तो कितना देना है, कुछ अखराजात काट के देना है। जैसे एक बच्चे ने सीट ले लिया, अब उसकी वजह से दूसरे बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया ना, मतलब पैक हो गया, अब वो बीच में बोलेगा मुझको एडमिशन नहीं चाहिए, छोड़ना है, तो उसका पैसा, हाँ आपा ये आएगा मेरी माँ, ये सवाल जब अपन लेंगे, रुकिए, सही है, ये होता है। इसी देखो ये इसके अंदर जो बातें हैं ना, ये कोई किस्से कहानी अलीफ लैला वाली बातें नहीं है, इसके अंदर वही चीज़ें जिनका सामना मतलब वालिदैन और बच्चे जिनकी मुसीबतों का या तकलीफ़ का सामना करते थे, उसी के मद्देनज़र ये कानून बनाया गया है। इस कानून का पूरा ओवरऑल ये चीज़ देख लो, वालिदैन कभी ये शिकायत नहीं देते थे कि हमारे बच्चे को इतना लेट जाते हैं, जल्दी आते हैं, असल चीज़ घुमा फिरा के पैसे पे आती है, नहीं फ़ीस पर। इसका पूरा जो लब्बे लुबाब जो है, इसका जो निचोड़, जो उसका आप कंक्लूजन आओगे ना, तो फ़ीस के ताल्लुक से मसाइल सारे खड़े होते हैं अदारे के, उसी से जोड़ के तमाम तकलीफ उसी बात से, पैसे से। तो बाकायदा कितना वापस करना ये ऑलरेडी पीटीए तय कर लेगी, ऐसे 12वें नुकात में दिया है। ठीक इसी तरीके से अगर जितने भी लोग हैं, जैसे जो इनके टीचर्स जॉब कर रहे हैं या प्यून है, जो भी है, तो जो गवर्नमेंट ने 1977 के अंदर जो कायदा बनाया था उसी के हिसाब से इनको सैलरी है, हर चीज़ उनको वो करना है। अपने मन से बोल नहीं सकते हम बहुत हाई फाई टीचर लाए, हम 1 लाख दे रहे हैं, हम 50 लाख दे रहे हैं। मतलब ये टीचरों के हक़ में भी ये कायदा है, सबसे मेन टीचरों के हक़ में। टीचर्स अगर इसको सही तरीके से समझ कर उस कायदे को अप्लाई करेंगे ना, तो ये जो प्राइवेट स्कूल बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता, हमको एड नहीं है, इमदाद नहीं है, तो तमाम प्यून, तमाम टीचर्स, दीगर जो टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ जो है इसके ऊपर कर सकते हो। तो 12वां नुक्ता एकदम सख्ती के साथ दिया हुआ है कि 1977 के जो रूल्स रेगुलेशन बने जो सैलरी के और जो जो ज़ाब्ते बने उसके हिसाब से ये बाइंड अप रहेंगे। मैं टोटल बात करूँ परमानेंट नॉन ग्रांट बेसिस जो स्कूल्स हैं, सेल्फ फाइनेंस कि जो बहाने करते हैं हमारी स्कूल तो प्राइवेट है, कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है, हम इसको कैसे, तो मैं उनकी खास बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप अगर 13वां नुक्ता देखेंगे तो ये भी बहुत अहम है, ये पीटीए के लिए सबसे अहम नुक्ता है। 13वां नुक्ता, फ़ीस तय करने के तरीक़ाकार में वालदा असातिज़ा एसोसिएशन शरीक रहेंगी। ये अलग से अभी तक तो दे रहा, हर चीज़ में रहना है, आपकी मंजूरी सब है, लेकिन 13वां नुक्ता ही खास आप लोग के लिए तय कर दिया गया है, पीटीए वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि जो भी फ़ीस तय होती है उसके अंदर टोटल इन्वॉल्वमेंट पीटीए का रहेगा। हर स्कूल में वालिदैन असातिज़ा एसोसिएशन कायम की जाएगी। वालिदा असातिज़ा एसोसिएशन की तफसील दर्ज झेल है, अब उसकी डिटेल दी गई है आगे, भाई पीटीए क्या होगी। तो जितने भी स्कूल उसमें डिटेल दिया है, मतलब एडेड, नॉन एडेड, परमानेंट, नॉन एडेड, तमाम स्कूल के अंदर इसको शुरू करना है। और ये कानून लागू होने के या नया साल जो भी शुरू होता है, ये कानून जब से लागू हो गया, अभी जो भी समझो नए साल शुरू हुआ, अभी नया शुरू होगा ना जून से या जुलाई से, तो विदिन 30 डेज 30 दिन के अंदर ये पीटीए कायम करना है, 30 दिन के अंदर। समझ में आई आपको? पीटीए का बाकायदा आप लोग को वो चीज़ वो करना है। अब ये कायम जब होगी तो इसके लिए बाकायदा जो लोग, हम जैसे शहर में रहते हैं, हम लोग शहर के अंदर कॉर्पोरेशन, तो हम लोगों को मेंबरशिप फ़ीस 5 रुपये है,
और जो देहातों में जो कायम होगी, देहात में जो स्कूल हैं उनकी मेंबरशिप 1 रुपया साल की। सोचो हम साल का खाली 5 रुपया भरते हैं, अगर 1 साल में 5 रुपये क्या चीज़ है, चाय भी 10 रुपये की आती है। 5 रुपया भर दिए तो स्कूल के सारे इख्तियारात आपके हाथ में। बात समझ में आई ना? कभी ज़िंदगी में कोई स्कूल आपको बोलेगा फीस दो, वो एक ही बात, आप पीटीए की बात करोगे ना, वो आप अभी तक ध्यान दें प्लीज़, अगर आप पीटीए की बात करोगे तो स्कूल सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ क्या लाता है मालूम है? ठीक है आप उसके मेंबर हो क्या, ये सवाल करता है। तो ये सवाल ही बेबुनियाद है। आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, आप ऑलरेडी पीटीए मेंबर हो, यहाँ तक वो आपको बोलते हैं ना, अच्छा आपने 5 रुपये की, आपने क्यों, हमने नहीं लिया, आपने क्यों नहीं भरी? आपको भरना कंपलसरी नहीं है, उनको लेना कंपलसरी है। अदारा वो चला रहे, उनका काम है कि पीटीए की एक बॉडी फॉर्म करके या उसके लिए एक अलग से स्टाफ कायम करके उसकी फ़ीस ले हुए वो लोग। ठीक है, शहर की फ़ीस 5 रुपये है, देहात की स्कूलों के मेंबर मतलब पेरेंट्स की फ़ीस साल की 1 रुपये है। इसी तरीके से जब हम उसके अंदर और चीज़ देखते हैं तो इसके अंदर एक और मेन नुक्ता इसके अंदर दिया हुआ है कि जितने पेरेंट हैं या जितने स्टूडेंट हैं, सब स्टूडेंट के पेरेंट पीटीए मेंबर होंगे। 1 लाख बच्चे भी ना स्कूल में तो 1 लाख पेरेंट पीटीए मेंबर है। इसी तरीके से आगे और सब सेक्शन के अंदर दिया है कि कोई भी चीज़ जो ओहदेदार, अभी जैसे कहीं पे अभी 10,000 बच्चे हमारे अगर कैंपस में, तो 10,000 बच्चे जो है ये हर जगह इनके वालिदैन 10,000 हो गए, तो 10,000 लोग तो हर जगह जा नहीं सकते ना, कोई बात करना ये करना है। तो हर क्लास के डिवीज़न के हिसाब से आप मतलब वालिदैन अपने में से एक एक दो जिम्मेदार चुन लेंगे, एक एक जिम्मेदार के भाई हमारे समझो 5वीं है, 5th ए में हमारे लोग 100 पे, क्योंकि हर डिवीज़न में 120 बच्चे यहाँ हमारी खास तौर से स्कूल के अंदर, तो 120 पेरेंट तय कर लेंगे कि हमारे डिवीज़न से जो भी ऐसी बातें या वफद समझे, अपने एक वफद या नुमाइंदा चुन लेंगे, ये 2 लोग हमारी क्लास से जिम्मेदार, वो लोग चुन लेंगे 2 लोग जिम्मेदार। इस तरीके से पूरी स्कूल की एक 100-200 की कमेटी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 80+ डिवीज़न है। अगर आप एक डिवीज़न से 2 भी अगर जिम्मेदार मानते हैं तो 80 डिवीज़न से 160 लोग वैसे ही हो गए। समझ में आ रही है बात? जबकि एक्चुअल में पूरी स्कूल के जिम्मेदार आपको 5 या 10 रहना है, क्योंकि कहीं पे भी क्या कोई भी मीटिंग लेके क्या 200-200 लोग जाएंगे क्या, लेकिन हर एक को इख्तियार है। तो उसी तरीके से आगे के नुक्ते ना कि जो भी इसका जो सिलेक्शन होगा, जैसे अभी जिम्मेदार कौन, अगर मैं ट्रस्ट का बहुत नज़दीकी आदमी हूँ, मैं ट्रस्ट का बहुत खास हूँ, चाहता हूँ, तो बोल देंगे ये पीटीए मेंबर, ऐसा नहीं चलेगा। वालिदैन जो है, वालिदैन जितने भी है वो तय करेंगे बाकायदा, जैसा इलेक्शन का प्रोसेस है ना डेमोक्रेटिक अपना जमहूरी तर्ज पे, तो वैसे प्रोसेस पे आप लोग जो एक समझो एक डिवीज़न की बात है, वो एक डिवीज़न में आप लोग तय करेंगे कि आप लोग का नुमाइंदा कौन, मतलब मैनेजमेंट उसमें भी इंटरफेयर नहीं कर सकता कि हमारे सबसे पीटीए मेंबर हम इनको मानते। आप लोग को तय करना ताकि आपकी बातें, आपकी तकलीफ वो मैनेजमेंट या दूसरे जिम्मेदारों के सामने वो जाकर वो चीज़ रखे। उसी तरीके से बाकायदा इसके अंदर ओहदे का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें बातें आपकी तय होंगी, आप पीटीए मेंबर बने, तो ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि ये 30 दिन के अंदर पीटीए कायम करके, इसकी मेंबरशिप कायम करके एजुकेशन ऑफिसर को इसकी पूरी डिटेल भेजना है। समझ में आ रही है आपको बात? इसकी पूरी डिटेल एजुकेशन ऑफिसर को भेजना, ये स्कूल की जिम्मेदारी। अगर वो नहीं भेजते तो वो उसके लिए बाइंड अप है। उसके लिए बाकायदा कोई भी चीज़, अगर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, कोर कमेटी बनती है, कोई मसला हो गया स्कूल का, तो अब 10,000 लोग तो सॉल्व नहीं करेंगे ना उसको। कोई मामला हो गया, कोई चीज़ फीस बढ़ना नहीं बढ़ना, तो आप वालिदैन लोग एक कमेटी बनाओगे जो ये फैसला करेगी। तो कमेटी को बाकायदा हुकूमत ने एक तरतीब दी है, जो फैसला लेने का आखिरी इख्तियार रहेगी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो रहेगी, जिसका सदर हमेशा स्कूल का प्रिंसिपल होगा, उसका सदर स्कूल का प्रिंसिपल होगा। वाइस प्रेसिडेंट हमेशा पेरेंट होगा। वालिदैन में से कोई एक को वाइस प्रेसिडेंट उस कमेटी का बनाएंगे। सेक्रेटरी जो होगा वो टीचर होगा, कोई भी एक टीचर, और जॉइंट सेक्रेटरी के अंदर एक स्टूडेंट होगा और एक पेरेंट होगा। बात समझो, इसके अंदर बाकायदा स्टूडेंट को भी, जो एक्टिव स्टूडेंट जिसको समझता है क्या फ़ायदा क्या नुकसान, वो स्टूडेंट को भी बोर्ड में लिया गया है। इसी तरीके से हर जमात के लिए एक असातिज़ा और हर जमात के लिए एक वालिदैन मेंबर होगा। बोला जितनी डिवीज़न है आप लोग उसके अंदर से हर क्लास टीचर जो है वो तो रहेगा ही मेंबर इसका, कोर कमेटी का, और प्लस आप लोग को हर डिवीज़न में से एक पेरेंट को चुनना कि हमारी तरफ से, हमारी क्लास की तरफ से ये नुमाइंदगी करेंगे। इसी तरीके से आप जब देंगे तो इसके लिए एक कंडीशन और है कि इसके अंदर कम से कम जो है ना, जो ये टीम बनेगी पूरी पेरेंट की, पीटीए की, कहीं बात करना है, 50% लेडीज़ रिजर्वेशन है। 50% औरतें ही कंपलसरी रहेंगी। जो मैं अक्सर बार बार बोलता हूँ ना कि औरतें उमूमी तौर पे स्कूल के जो भी कामकाज होते हैं, बच्चा छोड़ना लाना, ओपन डे में जाना, ये माँ ही जाती है। वालिदैन बहुत है, 95% लेडीज़ ही जाती है बच्चों के साथ स्कूल वगैरह।
समझ में आई? तो इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि टीचर्स में, मतलब ये आपके वालिदैन में लेडीज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कानून को समझो, ताकि आप लोग खुद वहाँ आपको फेस करना है। टीचर कुछ बोल दी, हाथ बांध के सुन लिए, वहाँ प्रिंसिपल आपको मिलता नहीं, बाहर खड़ा करता है, या मैनेजमेंट आपसे बात नहीं करता, तो आप हुकूक जानोगे तो वहाँ बेगर बोले आपकी माएँ बहनें, आपकी बीवियाँ बेगमात वहाँ पे लड़ देंगी, बच्चों की वालदा। तो 50% रिजर्वेशन है पीटीए के अंदर लेडीज़ का। और ये जो कोर कमेटी बनेगी पूरे स्कूल की, उसके लिए मिनिमम एक आदमी बैकवर्ड क्लास होगा, एक मेंबर, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है। तो 50% रिजर्वेशन इसमें लेडीज़ का, मतलब हुकूमत ने ये तक भी इख्तियारात की, कल बोल सके क्या, कहते कोई टीचर है टेंशन में, जा तुम अपने आदमी को लाओ, तुम मत बात करो, तुमको नहीं समझता, तो वो ये भी नहीं बोल सकता। 50% लेडीज़ को रिजर्वेशन है, क्योंकि माँ ही जाती है ज़्यादातर। इसी तरीके से हमको अलग से दिया गया, पीटीए का हमारा स्कूल नोटिस बोर्ड होता है, पीटीए का अलग से नोटिस बोर्ड लगाना कंपलसरी है, जिसमें लिखा जाएगा कि ये इतनी क्लास, इतनी डिवीज़न है, टोटल नंबर ऑफ पीटीए मेंबर इतने हैं, जिसके अंदर इतने क्लास के इतने जिम्मेदार हैं और कोर कमेटी के इतने जिम्मेदार हैं, या कोई भी पीटीए के ताल्लुक से जो मीटिंग होती है, इसके अंदर वो भी बताऊंगा। अभी आगे का नुक्ता मैं उसको भी ले लेता हूँ साथ में ही, आगे सेक्शन वाइज दिया हुआ मैं जो बातें बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समेट के बता रहा हूँ, 21 नुकात के अंदर ही है। बाकायदा कंपलसरी है कि जो कॉमन मीटिंग होगी ना, आम, जैसे 10,000 बच्चे हैं तो 10,000 पीटीए मेंबर, तो 6 महीने में एक मीटिंग, साल में 2 मीटिंग, वो 10,000 रहे कि 10 लाख रहे, कंपलसरी 2 मीटिंग लेना है। बात समझ में आ रही है आपको? कंपलसरी इनको 2 मीटिंग और 10,000 स्टूडेंट के वालिदैन की लेना है, साल में 2 मीटिंग, वो कंपलसरी है। फिर जो भी रहेगा वो नोटिस बोर्ड पर लिखना है। इंडिविजुअल जो भी मीटिंग, अच्छा जो कोर कमेटी आप तय करोगे, जिम्मेदार तय करोगे, उनको हर महीने मीटिंग कंपलसरी है, हर महीने उनकी मीटिंग कंपलसरी उनके सामने रखना है, उनके सामने पूरा ऑडिट रखना है। 6 महीने में एक बार तमाम पेरेंट्स के सामने, 10,000 पेरेंट्स के सामने आपको ऑडिट रखना है कि हमने स्कूल ने कितना कमाया, कितना खर्च किया, और साल में 2 मरतबा तमाम वालिदैन के सामने रखना है। और हर महीने जो आप लोग नुमाइंदा चुनोगे वालिदैन में से, उन नुमाइंदे के सामने हर महीने मीटिंग के अंदर उनको ये अपना एहतसाब देना है, अपना ऑडिट उनको ये पेश करना है, ठीक। इसी तरीके से, और जब इसके अंदर हम लेंगे ना, हम ये 14 और 15 पॉइंट जब देंगे कि कोई भी मीटिंग जब लगेगी, बाकायदा 14 करके सेक्शन, अब देखो हम 14 नुकात तक पहुंच चुके हैं हम, बाकायदा ये कंपलसरी किया है कि 15 दिन पहले हर टीचर को, हर पेरेंट्स को, वालिदैन को बाहेन नोटिस देना है। ऐसा नहीं यहाँ नोटिस बोर्ड पे लिखा था आपको मालूम नहीं, अगर 10,000 पेरेंट है तो 10,000 पेरेंट को बाहेन नोटिस देना है इनको कि ये लो आपका ये इतने टाइम मीटिंग है या ये टाइम मीटिंग है, 15 दिन पहले उनको नोटिस देना है, ठीक। कोई भी अगर 15वां नुक्ता भी इसके अंदर वही चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ इनको अपग्रेड करना है, स्कूल के अंदर नए लेबोरेटरी, नए कंप्यूटर्स लाना है, यहाँ तक कि पानी का गिलास भी लाना है, तो ये जो भी तय करेंगे स्कूल चाहेगी हमको, या भी स्कूल ऐसा नहीं हमारी ये बिल्डिंग बन रही है बिल्डिंग फंड लाओ, ऐसा नहीं बोल सकते कोई भी अदारा, ठीक है बिल्डिंग बनाओ कि ताजमहल बनाओ, वो स्टूडेंट पे बोझ नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने खर्च से जो बना सकते हो बनाओ। अगर आपको तुलबा से कुछ पैसे लेना है, स्टूडेंट से पैसे लेना है, वालिदैन से पैसे लेना है, तो बगैर वालिदैन की इजाज़त के, बगैर उनकी मंजूरी के आप 1 रुपये का भी काम नहीं कर सकते। ये कंपलसरी इसके अंदर आपको 15वें नुकात के अंदर दिया है कि कोई भी काम हो, बोला ना पानी का एक गिलास भी लाना है ना, अब वो प्लास्टिक गिलास की क्या वैल्यू है, काट आने के गिलास की, एक 50 पैसे 1 रुपये की, लेकिन पीटीए को ये पावर दिया गया कि मंजूरी पहले पीटीए देगी, क्या ये ठीक है और 10 गिलास ले आओ। ये बाकायदा एक अलग से सेक्शन दे दिया 15वां 21 में, तो 15वां नुकात कि बाकायदा हर चीज़ की मंजूरी पीटीए को कंपलसरी दी गई है, ठीक है। और जो भी चीज़ है यहाँ पे कोई चीज़ तय होती है, जैसे आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया मत करो, स्कूल वाले फिर भी करना चाहते हैं, तो जो चीज़ मंजूरी वो भी, जो ऑब्जेक्शन है वो भी, या स्कूल वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पीटीए को ऑब्जेक्शन है, तो ये आपको, जो आपके एजुकेशन ऑफिसर और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर है, आपको इसकी कंप्लेंट उसके अंदर जाके आपको देना है। तो उसके अंदर भी ये डिटेल ये आप लोग देख लेना, ये जो फिर बैठ के जब तनाज़ा हो जाएगा, तो इसके अंदर भी जो टीम बनाई है हुकूमत ने, ऐसा नहीं कि आप बोल दिए, बोलो शिक्षण मंडल वाले तो उन्हीं की सुनते हैं, भाई गवर्नमेंट वाले तो अदारे की सुनेंगे ना, एक आम पेरेंट की क्या सुनेंगे, लेकिन हुकूमत ने उसकी भी गाइडलाइन पूरी यहाँ पर तय कर दी है। आप उसको भी 16वें के अंदर पूरी डिटेल देखो, मैं खाली ये पढ़ता हूँ, शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगा BAGR। इसके अंदर अगर कोई चीज़ सोसाइटी अगर ज़बरदस्ती करती है या वालिदैन को कोई चीज़ मनवाना है वो नहीं करती, तो ये जिस कमेटी के सामने ये मैटर जाएगा ना, गवर्नमेंट की कमेटी, उसके खाली मेंबर्स का आप सुन लो। 10 जन महकमे कमेटी के तरीक़ाकार 10 जन रहेंगे। नंबर 1, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो इस कमेटी का सदर होगा, जो फैसला करेगा डिप्टी। और सेकंड जो है मंजूर शुदा रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंट, जो भी CA रहेगा वो भी गवर्नमेंट से मंजूर शुदा,
वो इस कमेटी का मेंबर रहेगा। जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर या सुपरवाइजर, अपना शिक्षण मंडल अधिकारी, ये उसका मेंबर होगा। पेरेंट में से एक मेंबर होगा, टीचर में से एक मेंबर होगा, सोसाइटी में से एक मेंबर होगा। और इवन एजुकेशन में काम करने वाली जो NGOs है, जो एजुकेशन में काम करती है, जो अलग अलग लोग की जो समाज सेवी संस्था होती है NGOs, उसका एक मेंबर इसके अंदर होगा। मतलब किसी तरीके से भी अदारा या सोसाइटी अपना प्रेशर डाल के या हुकूमत के नुमाइंदों पे प्रेशर डाल के अपना काम नहीं करवा सकती, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक NGO भी होगी, प्राइवेट NGO जो एजुकेशन में काम करती है, वालिदैन का नुमाइंदा इसके अंदर कंपलसरी है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें, और एक CA होगा गवर्नमेंट से मंजूर शुदा, और एक अकाउंटेंट वो लोग गवर्नमेंट से भी वो लोग लेकर आएंगे, उनका अपना जो भी रहेगा। तो ये बाकायदा मतलब इस फैसला लेने वाली या सुनवाई करने वाली कमेटी में भी वालिदैन को PTA मेंबर को रखा गया है। जो बताने का असल मकसद है वो ये है कि किसी स्टेज पे भी आप ये मत समझो कि हाँ यहाँ हो गया, वो लोग ठीक है बोलेंगे जाओ मुंबई जाओ, ये वो कुछ नहीं बोल सकते आपको। अगर आपको कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन आप दाखिल करते हो एजुकेशन बोर्ड में भी, तो वहाँ पर भी आप बहैसियत जज के बैठोगे। बात समझ में आई? बहैसियत जज के PTA में एक नुमाइंदा वहाँ पर उस कमेटी में होगा जो जांच कमेटी होगी। इसी तरीके से 17वां नुक्ता, अच्छा इवन जो लोग यहाँ जाएंगे, जैसे जो लोग भी इस मीटिंग में जाएंगे, हमने यहाँ से रख दिए कि न्यू बॉम्बे में मीटिंग, आप में से कोई एक PTA मेंबर भी इसके अंदर है, तो ये जो भी जाएंगे ना उस मीटिंग के अंदर, तो हुकूमत उसको जाने आने का भाड़ा और जो भी एक दिन का उसका खर्चा है, खाने का खर्चा, वो हुकूमत खर्चा भी देगी उसको। समझ में आई बात? मतलब गवर्नमेंट की तरह आपको पूरा बाकायदा इसके अंदर देखो लिखा हुआ क्या है, ऊपर दी गई कमेटी में गैर हुकूमती मेंबरान, यानी PTA जो मेंबर गैर हुकूमत के नहीं रहते, गैर हुकूमती मेंबरान का इंतखाब डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन करेंगे और इनकी मुद्दत कार 1 साल रहेगी। यानी कि वो ऑलरेडी कमेटी के लिए 1 साल के लिए मेंबर चुन लेंगे जिसको भी चुनेंगे, मतलब वो इंक्वायरी कमेटी की बात कर रहा हूँ। और गैर हुकूमती मेंबरान का मीटिंग भत्ता व किराया भत्ता हुकूमती तर्ज पर मंजूर रहेगा। जैसे कोई PTA का मेंबर जाता है उसके अंदर, या कोई NGO का मेंबर जाता है, तो उसको भी बाकायदा जाने का भाड़ा खाना सब मिलेगा। ये तक उसके अंदर लिखा हुआ। आप समझ रहे इतने हुकूक आपको। अब हुकूमत क्या करेगी, हम नहीं लेते अपने हमारे हुकूक। इसी तरह 17वें नुक्ते के अंदर आप जब आओगे ना, तो ये अगर यहाँ पर आपका नहीं सुने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं सुने आपका, तो स्टेट लेवल पर भी सेम कमेटी है, लेकिन यहाँ पर जो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का एजुकेशन ऑफिसर था ना, वो फिर स्टेट लेवल का एजुकेशन ऑफिसर के आगे अपील जिसको बोलते हैं, यहाँ का भी डिपार्टमेंट हमारी बात नहीं सुना। आप इधर ध्यान दें प्लीज़, कौन जा रहा है उसको जाने दो। अगर यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो इसके अपीलिंग अथॉरिटी भी रखी गई है, 17वें नुक्ते के अंदर दिया हुआ है। जो स्टेट लेवल का एजुकेशन ऑफिसर होगा वो बाकी की टीम वैसी चुनेगा, एक पेरेंट, एक रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंट, एक गवर्नमेंट की तरफ से जो NGOs के जो लोग होंगे जो शिक्षण में काम करते हैं तालीमी महकमे में। इसी तरीके से वो फिर स्टेट लेवल की कमेटी आपका फैसला आप अपील कर सकते हो, उसमें भी वैसे जो जाने आने का खर्चा है वो है वो हुकूमत आपको पूरा देगी। ये 17 नुक्ते आपके पूरे हो गए। इसी तरीके से आप इसके 18वें नुक्ते के ऊपर जब अपन आएंगे ना, तो जो भी इसके अंदर मतलब 18, 19, 20, 21 ये बाकी के जो 3 नुक्ते हैं, ये एकदम कंबाइनिंग नुक्ते। कैसे कि आप लोग जो भी अदारा कोई फीस तय करता है, कुछ भी तय करता है, तो अब ऐसा नहीं कि आप लोग समझो नॉर्मली हमको क्या होता है, ओपन डे के दिन जब बुलाते हैं ना, तो ओपन डे के दिन आपको अपने को बुला के बच्चे का दिखाते हैं ना, रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, वे देखो बच्चा ये सब्जेक्ट में कमज़ोर है, ऐसा है वैसा है। तो उस वक्त आप लोग एक मस्टर पे साइन, रजिस्टर पे साइन करते हो, जैसे यहाँ पे आप लोग ने अटेंडेंस पे भी साइन की, तो मस्टर पे ये साइन लेते। बाद में ये लोग, आपको तो क्या लगा मेरे बच्चे का मेरे को रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड मिला है, लेकिन बाकायदा ये चीज़ वहाँ पर वो लोग कोई भी रिजोल्यूशन जो पास करते हैं ना, वो पास करने के बाद वो लोग गवर्नमेंट में डायरेक्ट भेज देते हैं कि देखो इतने पेरेंट हाजिर थे, इतने पेरेंट की मतलब गवाही में हमने ये काम ये एक चीज़ पास की। जबकि आपको ओपन डे के दिन बुला रहे हो कि आपका बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है, ना मराठी में तेज़ है, ना इंग्लिश में बुद्धू है, समझ रहे मेरी बात, और साइन वो ले रहे उसके ऊपर। इवन आगे 20 नंबर 18 नंबर नुक्ता अभी खर्चे में आएगा, शेड्यूल A शेड्यूल B के अंदर, उनको PTA का रजिस्टर सेपरेट रखना है। PTA के मेम्बरान के अंदर जो चीज़ें, जो बातें जो भी हमारी तय होती है, रेजोल्यूशन का रजिस्टर सेपरेट रखना है, वो हम देंगे, उसे अखराजात, कोई टेंशन की बात नहीं, वालिदैन देंगे, लेकिन वो कोई बोल नहीं, उनको सब मेंटेन करके रखना है, वो अपने ही रजिस्टर से ऐसे का काम कर। तो आपको तालीमी महकमे के अंदर भेजना होता है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन है वो। 21वां नुक्ता ये 18, 19, 20 नुक्ता यही है कि एजुकेशन ऑफिसर के पास इनको भेजना कंपलसरी है। ये नहीं भेजते तो हमारी कोई भी बात है हम डायरेक्ट उनको भेज सकते हैं। 21वां नुक्ता यही है, वो यही चीज़ जिस वक्त ये लागू हुआ था, तो कोई भी कानून जब लागू होता है तो उस पर ऑब्जेक्शन लेने की मुद्दत दी जाती है कि इतने दिन में आप 6 महीने में ऑब्जेक्शन ले लो।
तो जब ये 2010 में लागू हुआ था तो ऑब्जेक्शन की टाइम थी, वो निकल गया, मतलब ये कानून लागू हो गया। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो टाइम ले सकता था। ये 21वां नुकता है। अब ये 21 नुकात हमारे ख़त्म हो गए, जिसके अंदर मुद्दे की बात यह है कि स्कूल वालों को किसी किस्म का प्रॉफिट नफ़ा नहीं ले सकते, कोई किस्म की इनकम नहीं ले सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, तुलबा से लेकर स्कूल फंड डोनेशन सब हराम है, सब इलीगल है, ये नहीं ले सकते वो लोग। तो अब मुद्दे की बात है नफ़ाखोरी नहीं करते। पीटीए का मतलब पीटीए को लागू इसीलिए किया कि जब वालिदैन बीच में रहेंगे तो कोई चीज़ का लोग भ्रष्ट नहीं कर सकते। तो हुकूमत ने बाकायदा गाइडलाइन भी दे दी, कल वालिदैन अड़ जावे हमको ये चीज़ का नहीं जोड़ना है, वो चीज़ का नहीं। तो हुकूमत ने बाकायदा शेड्यूल है, शेड्यूल भी करके बताया ना, जिनको तनख्वाह है, जो एडेड है वो भी, जो नॉन एडेड है वो भी। तो अपन जो एडेड है उसके शेड्यूल ए के अंदर सब दिया हुआ कॉमन चीज़ है। जब आप ये पढ़ोगे ना लाइन से, एकदम छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ तक कि बोला ना ये चौक जो है ना हमारा, कहाँ गया चौक बॉक्स, ये चौक के जो बॉक्स है, ये एक चौक का भी उसके अंदर इंक्लूडिंग है। आप समझ रहे हो? जो रजिस्टर यहाँ बोले ना पीटीए का जो रजिस्टर है वो भी आपका इंक्लूड है। तो इसी तरह के शेड्यूल ए के अंदर जो एडेड स्कूलें हैं जिनको बाकायदा तनख्वाह मिल रही है टीचर्स को, तो मानी सी बात है इसके अंदर टीचर के अखराजात नहीं आएंगे। हम लोग ज़्यादातर जो लोग जुड़े हैं वो नॉन एडेड स्कूल से जुड़े, परमानेंट नॉन एडेड, जिसके अंदर टीचर की सैलरी अदारा देता है ना। तो इसीलिए शेड्यूल ए एकदम शॉर्ट है। पहले शेड्यूल में खाली क्या कहते थे, देखो मैं रफली पढ़ता आप तो समझ जाओगे। प्राइमरी इलाज के लिए लगने वाले, यानी फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, बच्चे को चोट लग गई, ग्राउंड पे कुछ हो गया, उंगली कट गई, गिर गया, वो आपको रखना कंपलसरी है। तो जो भी उसका आएगा खर्चा, अब एक बार आपने एक बॉक्स ला के रख दिया 1000 रुपये का, तो बॉक्स क्या एक दिन में रखता है क्या? कभी कोई बच्चे को लगा वो एक बॉक्स 3-3 साल 4-4 साल हो जाता है, वो निकलता नहीं बाहर, फर्स्ट एड बॉक्स। अब ठीक है बॉक्स भी नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर जो करते भी तो बॉक्स लगना नहीं हो, फर्स्ट एड बॉक्स। सेकंड जो उसके अंदर दिया हुआ है कि जो भी लैब होता है, लेबोरेटरी में जो सामान, केमिकल, टेस्टिंग केमिकल। अच्छा, अभी इसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जो चीज़, जैसे मेरा बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर है, अब ये भी लेबोरेटरी का काम है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये सबको है। छोटे बच्चे को तो लैब लग नहीं रहा है ना, लेबोरेटरी के केमिकल्स नहीं लग रहे, तो वो बच्चों के ऊपर ये अखराजात भी नहीं आएंगे। वो लेबोरेटरी के जो भी लैब चार्जेस के जो भी अखराजात है। अभी कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्लास तो एक ही होती है ना, वो पहली से लेकर 10वीं तक सभी बच्चे वही यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं हर क्लास के लिए अलग से कंप्यूटर चार्जेस होंगे। वो पूरे कंप्यूटर्स के जो खर्चे हैं ना टोटल, वो सब उसके अंदर से डिडक्ट होगा टोटल। तो ये चीज़ है, लेबोरेटरी के खर्चे हो गए, उसके अंदर आपके बच्चे का फर्स्ट एड का जो बॉक्स हो गया, और अगर जहाँ एनसीसी वगैरह होती है स्कूल के अंदर, एनसीसी वगैरह, तो स्काउट गाइड का जो यूनिफॉर्म वगैरह है, तो यूनिफॉर्म की तो फीस लेते हैं, वो भरना है उनको स्काउट गाइड का। और जो भी कोई अलग से जाते हैं, जैसे स्कूल की एजुकेशनल पिकनिक लेके जा रहे हैं बच्चे, कहीं और पिकनिक पे जा रहे हैं, तो हम खुद ही भरते हैं। लेकिन हुकूमत ने बता दिया कि उसका लेना है तो ठीक है, वो तो ऑलरेडी बच्चे ही पिकनिक का पैसा भरते हैं। और स्कूल लाइब्रेरी जो है, बच्चे अगर लाइब्रेरी कोई चीज़ बना रहे हैं, अच्छा एक बात समझ लो, ये पहले मैं खर्चे जो बता रहा हूँ ना, ये खर्चे ऐसा नहीं कि जैसे आज के दौर में हम लोगों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी समझो एक लाइब्रेरी है उसका खर्चा 10 लाख है, तो ऐसा नहीं कि ये जो आज के बच्चे इन्हीं पे खाली 10 लाख आया ख़त्म। अगर ये हमसे आज 10 लाख पूरा ले रहे तो फिर आइंदा एडमिशन वाले बच्चों को इनको टोटल फ्री देना है, क्योंकि उसके अखराजात तो निकल गए ना पूरे। तो इसीलिए हुकूमत ने अंदर जो मैं GR में बताया, कोई भी मंसूबा अगर बच्चों से पैसा भी लेना है आपको, वो 5 साल में पूरा मंसूबा तकसीम होगा। एक साथ आप नहीं ले सकते कि 10 लाख है तो यही जो बैच है ये 10 लाख पूरा दे देवे। वो 10 लाख इनको आने वाले 5 सालों में वसूलना है। मतलब आज अगर उसको डिवाइडेड बाय 5 करोगे आप किसी भी अमाउंट को, तो 20% अमाउंट हुआ, तो 5 साल के अंदर 100%। तो ये जितने बच्चे हैं ये 20% ही बाहर, तो 10,000 बच्चों के ऊपर 20% ही खर्चा आएगा इसका। समझ में आई? तो ये हो गई इसकी चीज़ें। जो भी फर्नीचर लगता है अदारा अपनी तरफ से नहीं लावे, बच्चों ही के पैसे से फर्नीचर भी आएगा। लेकिन एक बार फर्नीचर आ गया तो हर साल तो आ नहीं रही ना डेस्क। जैसे हम लोग जो बेंच पे पढ़े आज भी वही बेंच चल रही है। तो ये सब अखराजात बार बार नहीं, ये इसलिए बनाया गया है, कोई भी स्कूल जो नहीं खुलती है, कोई भी स्कूल जो नहीं खुलती है, या कोई भी स्कूल जो ऐसी है जो मतलब आगे खुलने वाली है, तो उसके लिए बता दिए गए ये मैक्सिमम खर्चा, ये ज़ायद से ज़्यादा खर्चा ये बताया गया। बात समझ, फिर वही चीज़ आ जाएगी। अगर एक बेंच चाहिए समझो 10,000 रुपये की, तो 10,000 नहीं, ये बच्चा पढ़ रहा है तो आज ये बच्चा उसकी 50,000 फीस देवे, वो 5 साल में डिवाइड करना है उसको, उसके अखराजात 5 साल। तो ये अगर 5 साल पूरे भी हो जाते हैं तो क्या ये अदारे वाले आने वाले बच्चों से अखराजात माइनस नहीं करते क्या? करते क्या माइनस? तो जोड़ते ही आते हैं ना कंटिन्यू। तो शेड्यूल ए के अंदर ये चीज़ होगा।
फर्स्ट एड का हो गया, आपका साइंसी सर्कल लेबोरेटरी का हो गया, स्काउट गाइड का हो गया, स्कूल लाइब्रेरी का, फर्नीचर्स का हो गया, और जो भी टीचर्स को जो भी यहाँ पे मतलब सैलरी वगैरह दी जाती है, टीचर्स को जो भी सैलरी वगैरह है जितनी भी, तो ये सब मतलब देखना है, जो भी टीचर्स की सैलरी वगैरह वो करना है। फिर प्लस जो कुछ भी इनामात वगैरह मिलते हैं बच्चों के लिए खास रखते हैं ना, कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा क्लास के लोग उसकी गैदरिंग करेंगे, या बच्चे जो पार्टी देते हैं, तो ये सब तो मतलब पेरेंट और स्टूडेंट के अंदर का ही सब काम है। इसके लिए अलग से कोई चीज़ का कुछ नहीं, आपको चाहे तो आप ऑर्गेनाइज़ करो, आप नहीं चाहे तो मत ऑर्गेनाइज़ करो। और ड्राइंग टीचर का जो मौजा होता है, क्योंकि ड्राइंग टीचर जो होता है इसकी सैलरी नॉर्मली गवर्नमेंट से नहीं आती, पहले जो यही चीज़ होता है। ड्राइंग टीचर अगर आप लोग अपॉइंट किए हो तो ड्राइंग टीचर का खर्चा भी स्टूडेंट के ऊपर वो चीज़ होगा। ये खर्चा कैसे काउंट होगा अब भी मैं बोर्ड पे बताऊंगा इंशाल्लाह। तो गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट की कोई भी स्कॉलरशिप या हमारा जो एग्ज़ाम होता है, जैसे बोर्ड का, ये छोटे बच्चों का ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप जो होती है ना, तो गवर्नमेंट छोटे बच्चों का 6 रुपया चार्ज करती है, कोई स्कॉलरशिप का 10 रुपया चार्ज है, तो वो लोग ऑलरेडी हमसे 100-200 रुपया तो लेते ही है स्कॉलरशिप का। समझ में आ रही है बात? तो ये भी खर्चा हमको देना है, तो वो हुकूमत के जो अखराजात है वो हमको देना है। अच्छा, फिर जो हमारे जो भी लैब के खर्चे, या हमारे जो टीवी आता है जो एवी रूम में दिखाते हैं, या जो कंप्यूटर्स वगैरह बच्चे, वही खर्चे, इसीलिए शेड्यूल ए के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई खर्चा है ही नहीं। समझ में बात? अगर हाँ स्कूल बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग और जो भी आएगा। अच्छा, ये टोटल नॉन एडेड की बात, परमानेंट नॉन एडेड की बात करें आप लोग, फिर दिमाग में डाल लो। गवर्नमेंट से जिनको एड है या जिनको टप्पे वाइज एड आता है, उनके लिए हम ये बात ही नहीं कर रहे। हमारा पूरा लब्बे लुबाब क्या होगा कि हमको जो ऑलरेडी जो प्राइवेट स्कूल आज इंग्लिश मीडियम के नाम पर या प्राइवेट के नाम पर जो लूट रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं सबसे मेन। तो ये शेड्यूल ए के अंदर बहुत शॉर्ट खर्चे ये ख़त्म। शेड्यूल बी जो खास हमारे लोगों के लिए, शेड्यूल ए बी जो है कि इसके अंदर एक एक चीज़ है, एक एक चीज़ का बोलो ना शुरू होगा। स्कूल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते हैं, जैसे चौपड़ा प्रिंट हुआ, एग्ज़ाम का पेपर प्रिंट हुआ, बच्चों को देते हैं ना, वर्कशीट प्रिंट हुई, ये तमाम खर्चे बच्चे देंगे, तमाम खर्चे बच्चे देंगे। इवन जो बताए ना आगे जो जितने भी किस्म के मेडिकल चेकअप, आप बोलोगे ना हमारे बच्चों के लिए चेकअप लगाओ, तो अगर आप लोग वहाँ मेडिकल कैंप करते हो, बच्चों को क्यों टेस्टिंग करते हो, वो खर्चा भी आपको देना है। आपको जो भी पीटीए का रजिस्टर बनेगा, अब ऐसा नहीं कि पीटीए का हर महीने रजिस्टर लग रहा है, एक बार रजिस्टर आएगा तो 10 साल चलेगा, या हर महीने भी चला तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो 100 रुपया। अब वो 100 रुपया अगर 10,000 बच्चों में माइनस करेंगे तो एक बच्चे के पीछे 4 आना 10 पैसा भी नहीं आएगा। ठीक, तो ये तमाम जितना मतलब प्रिंटिंग वर्क जो बच्चों का लगता है, अब अपन मेन अपनी स्कूल के ऊपर आ रहे हैं, जो लोग लूटते हैं। मेन शेड्यूल करो, अभी शेड्यूल बी। ठीक, अभी हमने शेड्यूल ए देख लिया, वो पूरा अलग उसके शॉर्ट टर्म है एकदम, क्योंकि ऑलरेडी उसको एड मिलता है, सैलरी वगैरह टीचर्स की होती है, जो प्राइवेट एक दो टीचर्स उनकी सैलरी। लेकिन जो परमानेंट नॉन एडेड है हमारी स्कूल है, शेड्यूल बी के हिसाब से उसके अंदर टोटल जो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा है, मतलब छपाई, वर्कशीट, ये वो प्रिंटिंग का, बच्चों के एग्जाम शीट वगैरह का, चौपड़े का, रजिस्टर का, ये टोटल खर्च हमारे ऊपर होता है। इसी तरीके से जितनी भी छुट्टी के ताल्लुक से जो भी मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर के होते हैं, ये चौपड़ा छुट्टी का, ये चौपड़ा टीचर की हाजिरी का, ये चौपड़ा इसका, मैं परमानेंट नॉन एडेड की बात कर रहा हूँ, ये सब उनसे लिए जाते हैं। इवन अगर स्कूल में कैमरा लगा है तो उसके जो भी मेंटेनेंस का जो खर्चा है, कैमरा तो एक ही बार लगेगा ना, कि हर महीने अलग कैमरा लगता है, तो ये जो भी मेंटेनेंस स्कूल के बच्चों की सहूलत के लिए, निगरानी के लिए कैमरा लगा दिए, कुछ और कोई सहूलत बच्चों के लिए कर दिए, ये तमाम चीज़ के अखराजात बच्चे देंगे। अच्छा, मैं जो अखराजात ये गिना रहा हूँ, तो आप इसको हर मौके पर हर बार अपने दिमाग में बात लाना कि ये कोई भी चीज़ जो है बगैर पीटीए के मंजूर नहीं होगी। ये पहले बोल दो, ऐसा नहीं आप लोग कल ये रखो, आप तो बोले थे कैमरे का खर्च, कैमरे का खर्च भी कब होगा मालूम, जब पीटीए मंजूरी देगी। पीटीए बोल देगी हमको नहीं कैमरा लगाना है, तो फिर स्कूल का काम है पीटीए को राज़ी करे। तो ये अपन जो गवर्नमेंट ने पहले शेड्यूल तय किया खर्चे का, वो पढ़े कि तमाम प्रिंटिंग का खर्च जो है आपको देना है, और जो छोटी छोटी जितनी भी रजिस्टर, चौपड़े, कैमरा हो गया, कुछ और हो गया, कोई और सिक्योरिटी की चीज़ हमने उसमें लगा दी है, ये तमाम चीज़ें जो भी है, और भी जो इससे रिलेटेड खर्चे हैं वो आपको देना है। और रोज़मर्रा के अखराजात में जो भी, जैसे सेशन फी, क्योंकि टीचर प्राइवेट होता है, जो स्कूल फ़ी वगैरह जो भी मतलब उसमें वो काउंट करके टीचर को दी जाती है 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में, ये तमाम फीस वगैरह जो भी है वो करना है। इवन लाइब्रेरी के अंदर जो रजिस्टर मेंटेन होता है, चौपड़ा, वो रजिस्टर का खर्चा,
साइंस लैब के अंदर रजिस्टर होता है किसने क्या इक्विपमेंट्स लिया, वो किया, वो खर्चा, टीचर्स का खर्चा, या पूरा वो चीज़। अच्छा, इससे रिलेटेड स्टेशनरी भी जितनी है, यानी चौपड़ा हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, रबड़ हो गया, स्टेपलर हो गया, पिन हो गई, जो भी चीज़ें लगती है, पंच हो गया, जो लाइब्रेरी में या साइंस लैब में या स्कूल के अंदर वर्कशीट को इकट्ठा बना के रखना, उसका धागा, इवन उसके धागे तक को भी काउंट किए गए, जो धागे से बांधते हैं ना हम। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा चौपड़ा है तो जो चिंदी हम अक्सर कारखाने में तो मुफ्त लेके आ जाते हैं, वो टुकड़े को भी काउंट किया। मतलब हुकूमत ने कहीं ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है कि तुम ये चिंदी का भी कुछ एक्स्ट्रा बोझ बताओ कि ये अलग से चिंदी हमने सोने की लाए थे, सोने के तार वाली, तो वो तक गवर्नमेंट ने मतलब तुम्हारे को यहाँ शेड्यूल के अंदर वो चीज़ करके दे। टोटल स्टेशनरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग करना है, जैसे पीटीए का आपके मेंबर तय हो गए या कोई और स्कूल की बात, आप लोग को कोई कंप्लेंट पीटीए को कोई कंप्लेंट भेजना है डिपार्टमेंट में या किसी जगह, तो उसका पोस्ट से भेजोगे या कोई आदमी को भेजोगे तो आप कोई पोस्ट का टिकट का खर्चा करना है। उसी तरीके से कोई अगर आपको इसे टीचर भर्ती वगैरह के जो एड वगैरह आते हैं, अगर आपके यहाँ टीचर कम पड़े, स्कूल में टीचर नहीं आ रहे, पीटीए बोलती है नहीं यहाँ पे और 2 टीचर अपॉइंट करो, पीटीए बोलती है और हमारे 2 टीचर चाहिए, हमारे बच्चों को कम पड़े, तब उसके लिए कहीं तो एड दोगे, चाहे हैंडबिल छपा के बांटो, चाहे आप लोग अखबार में एड दो, तो एड का जो भी खर्चा रहेगा किसी भी टीचर या प्यून के भर्ती का, वो एड का खर्चा भी पीटीए के ज़िम्मे आता है, यानी वालिदैन के ज़िम्मे आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपने कोई भी किताब लाने भेजो या किसी को बोले जाइए कंप्लेंट डाल गया, आप में से किसी ने अपने प्यून को भेज दिया, तो रिक्शा भाड़ा या जो भी ट्रैवलिंग के खर्चे वो आपको देना है वहाँ पे, मतलब वालिदैन के ज़िम्मे खर्च आएंगे, चाहे रिक्शा का हो, टैक्सी का हो, कुछ भी। ठीक है। और आपने कोई ट्रेनिंग की है, पीटीए ने कुछ ऐसा रखा कि हमारे बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लो, एक्स्ट्रा क्लास रखी जाए, जैसे 10th के बच्चों की अक्सर रखते हैं 9वीं के पास होने के बाद। तो जो भी पीटीए, देखो हर चीज़ पीटीए फाइनल करेगी, याद रखो। तो अगर वो क्लासेस वगैरह कुछ आप लोग करना चाहते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह, तो मानी जी बात है एक्स्ट्रा टीचर्स आप लगाओगे इसके लिए, वो वालिदैन की मंजूरी से ही वहाँ जो भी एक्स्ट्रा क्लास होती है उसके जो भी खर्च आएंगे वो वालिदैन के ऊपर आएंगे, यानी स्टूडेंट के ऊपर आएंगे वो चीज़ें। ठीक। और अगर आप अपने बच्चों को कोई स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इंडिया लेवल पे मुकाबले में कहीं भेजना चाहते हो, ड्राइंग मुकाबला, पीटीए ने बोल दिया नहीं ड्राइंग का कंपटीशन किया जाए या बॉक्सिंग का या कुश्ती का कंपटीशन किया जाए, ये सब पीटीए की मंजूरी से होगा, क्योंकि जब अपने बच्चे ही आप नहीं दोगे बॉक्सिंग में तो कोई बॉक्सिंग ज़बरदस्ती तो लेके जाएगा नहीं। तो अगर आप लोग अपने बच्चों को कोई एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हो स्टेट या नेशनल लेवल पे, तो वो जो भी खर्च आएगा वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, आपको अपना वो चीज़ खर्च उठाना है। ठीक। और इससे रिलेटेड स्कूल की जो भी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, बिजली बिल जो भी है, फ़ोन का खर्चा जो वो भी लैंडलाइन ना, टीचर जो मोबाइल घर में इस्तेमाल कर रही है, आज इतने बजे आऊँगी ये पकाऊँगी, वो खर्चा नहीं। आपको जो स्कूल रिलेटेड एक फ़ोन जो होगा लैंडलाइन या आपको BSNL का कोई भी मोबाइल वगैरह, वो खर्चा आपको उठाना है। ठीक। उसके बाद फिर वही चीज़ आ गई, पानी के ऊपर जो भी खर्चा, आपके बच्चे जो पानी पीते हैं या पानी की लाइन ठीक करना है, गिलास आपको नया लाना है, ये जो चीज़ें हमारे लोग, हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं उसके अखराजात हमको पूरे उठाना है। ठीक। और जो भी आप प्राइवेट स्कूल वाले जो CA रखते हैं, अपना CA जो रखेंगे उसका जो भी अकाउंट का खर्चा होगा, CA का साल का वो लोग लेते हैं, कोई 15,000 कोई 12,000, पूरी स्कूल का ऑडिट करते हैं, तो उसके अखराजात भी आपके ज़िम्मे, मतलब टीचर के भी आपके ज़िम्मे, जो प्यून है उसके भी आपके ज़िम्मे, जो नॉन एडेड परमानेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे आज हालात हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई और दूसरा आप बोलोगे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा, जब आप कंप्यूटर टेबल लाओ, ये लाओ, जो भी आप लोग तय करते हो कि हमारे बच्चे का अपग्रेडेशन होना चाहिए, स्कूल का अपग्रेडेशन, तो स्कूल का किराया छोड़ के, स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हमको इसका भाड़ा देना है, अदारा अगर वो भाड़े पे लिया है, वो चीज़ भाड़े पे लिया है तो वो चीज़ वो समझे, अदारा समझे, तो आपके ज़िम्मे वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक। तो आप वो सब ले सकते हो। और कोई चीज़ रिपेयर है, जैसे अभी तो क्या छत पे थोड़ा स्लैब का ये गिरा हुआ है, तो अगर आप रिपेयर करना है, आप बोले नहीं हमको एक करवाना है, तो पीटीए बैठ के अपनी मीटिंग ले, रेजोल्यूशन पास करे, पीटीए खुद ही अखराजात में अपने खर्च को पूरा कर देवे। वही साफ़ सफाई का, जो टॉयलेट जाम हो गया, ये जाम हो गया, तमाम, ये मैं टोटल परमानेंट नॉन एडेड स्कूल की बात बता रहा हूँ, वो जी आपको वो चीज़ करना है। और कोई भी चीज़, जैसे आप प्यून को वर्दी देते हो, प्यून जो रहेगा स्कूल का वर्दी देते हो, खाला माँ जो रहती है उसको आप कोई ड्रेस वगैरह देते हो स्कूल का खास, कि ये स्कूल में पहनना, तो वो ड्रेस का खर्चा भी एक भी, ऐसा तो नहीं कि हर हफ्ते देना उसको ड्रेस, आपने अगर साल का उसको 2 ड्रेस दिला दिया तो 2 ड्रेस का अखराजात, अगर आप अगर समझो 1000 रुपये का भी 2 ड्रेस आया उसका, तो अगर 10,000 बच्चों में उसको डिवाइड करेंगे, जब भी बताऊँगा जैसे, तो कोई खर्च नहीं हो, ना के बराबर है। हाँ, इवन उसकी धुलाई का, वो 15 दिन में एक बार उसको धुलाएगा, तो उसकी धुलाई का 15 रुपये आपको देना है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को भी हुकूमत ने काउंट किया है, बात समझ रहे हैं आप।
कि कल ये लोग ये ना बोले अरे हम वॉशरूम में भेजे थे वो 500 रुपया महीने का वो लगता है, वो भी वो नहीं भेज सकते हो। तो टोटल ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपके बच्चों पे खर्च होती है, ये तमाम चीज़ों का खर्च आप खुद उठा रहे हो। जैसे मैंने कहा ना, आपकी मालिकाना सोच आना चाहिए कि हमारा बच्चा कोई खैरात ज़कात में नहीं पढ़ रहा है, हम खुद उसका पैसा भर रहे हैं। अब हमारा झगड़ा ये यहाँ शुरू होता है कि हम जो पैसा भर रहे हैं वो नाजायज़ क्यों भर रहे हैं, जबकि ये गैर मुनाफा बख्श होना चाहिए। अब हमारे बच्चे को जैसे चौक मैंने लाया, मैं बोलूँगा 200 रुपये का एक चौक है, आपको मालूम है ये 1 रुपये का भी मिलने वाला नहीं है। ये 1 रुपये का भी अगर एक चौक होगा तो इसका मैं 200 रुपये आपसे ले रहा हूँ, मैं क्या हक रखता हूँ आपसे 200 लेने का? आप ये 1 रुपये देने के मजाज हो। जो असल झगड़ा है ना, मैं बोला ना आप फीस माफ़ी, हमको खैरात दो, जगह कुछ नहीं चाहिए, कोई एहसान नहीं चाहिए अदारे का। हुकूमत ने जो हमको हक दिया, हमको हमारा हक दे दो। हम खुद ही हमारे से हर चीज़ का लो। हमारा बच्चा इवन जो इस्तिंजा या पाखाना करता है, जो टॉयलेट जाता है, उसके रिफ्रेशिंग का भी हम पैसा आपको भर रहे हैं ना, वो महितर का, सफाई कामगार का, वो भी हम भर रहे हैं। लेकिन उसकी आड़ में आप हमसे 10 गुना और 20 गुना पैसा ले रहे हो। जो अभी आप हम देखेंगे ना अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करके कि पर स्टूडेंट आपको कितना पैसा बचना चाहिए या कितना आना चाहिए खर्चा, और अदारा आपसे कितना चार्ज कर रहा है। उसके बाद भी अदारा आपको एहसास कमतरी में डालता है कि हम इतना करोड़ नुकसान में है, इतना करोड़ कर्ज में है, हमारे ऊपर इतनी सैलरी देना बाकी है। बात समझ रहे हैं आप कि ऑलरेडी अगर किसी बच्चे मतलब वालिदैन ने कायदे से 2 साल की भी फीस भरी हुई है ना, तो उसका बच्चा बाकी 10 साल फ्री पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने एडवांस इतना पैसा उनको दे चुका है। फ्री बोले तो यहाँ मुफ्त वाला नहीं कि किसी की भीख या खैरात, आपसे पहले ही उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा ले चुका है कि आने वाले 10 साल भी वो पैसा नहीं लेंगे तो आपका जमा है उनके पास। ठीक, तो ये इसी तरीके से शेड्यूल बी के एकदम चीज़ वो चीज़ है। अच्छा, ये तमाम चीज़ों का ऑडिट होगा हर चीज़ का। अब ऐसा नहीं ज़बानी खर्च, अगर वो 1 रुपये का भी चौक लाए तो उनको जो आप CA की फ़ीस दे रहे हो ना अकाउंटेंट की, वो ये भी लिखेगा 1 रुपये का इतने चौक लिए थे बच्चे के लिए। तो ये तमाम चीज़ों का ऑडिट होगा, जिसके अंदर जो भी है आपके टोटल स्ट्रक्चर का यहाँ पे पूरा वो हो जाता है। टोटल फ़ी वगैरह इसके अंदर सब आ गई। अभी हम सवाल जवाब की तरफ जाएंगे, फ़ौरन जाएंगे सवाल जवाब की तरफ। तो इससे पहले शॉर्ट में वापस मैं उसको ब्रीफ में 1 मिनट 2 मिनट रिपीट करता हूँ कि ये जो 21 मई 2010 को जो हमारे को हुकूक दिए गए, सुना गौर से प्लीज़, 21 मई 2010 को जो हमारे को हुकूक दिए गए, इसके ताल्लुक से हमने जो 21 नुकात को यहाँ समझा, पूरे नुकात का 21 के 21 निचोड़ क्या मालूम है आपको कि जो अदारे वाले हर चीज़ को हमसे खुफिया रखते हैं, छुपा के रखते हैं और हम पर थोप दी जाती है। हम पर जो चीज़ें लाकर थोप दी जाती है, हमको अंधे बहरे गूंगे होकर, सुम्मुन बुकमुन उम्मुन, अंधे बहरे गूंगे होकर, अंधे होकर गिर नहीं पड़ना है उनके ऊपर, अपने हुकूक को समझना है। भाई आप क्या चार्ज कर रहे हो, बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। हम अगर एक कटिंग चाय भी कहीं पीते हैं ना 5 और 10 रुपए की, तो हम जानते हैं 5 रुपये में हमको क्या दे रहा है। बात समझ में, एक आदमी अगर बोलता है भाई ये टमाटर है, ये 10 रुपये का है, तो आप उसको भी परखते हो, जांचते हो ना, ये गला सड़ा तो नहीं है, पिचका तो नहीं है, ये इतना है कि कम से कम 2 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा। उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करते हो आप, ड्यूरेबिलिटी क्या है उसकी, कितना पायदार है, ये हमारे इस्तेमाल के लायक है कि नहीं है। हर चीज़ की परख और जांच आप करते हो। तो यहाँ कोई कुछ भी हम पे थोक देगा, हम क्यों, ये GR वही चीज़ है आपको जो इख्तियारात दे रहे हैं कि अदारा कोई चीज़ छुपा नहीं सकता, शफाफियत रखेगा, ट्रांसपेरेंसी रखेगा। अदारा तुम्हारे से मुनाफा नहीं कमा सकता किसी किस्म का, इसीलिए एक एक चीज़ का धुलाई रंगाई पोताई जो दिया है, यूनिफॉर्म का दिया है, चौक का खर्चा दिया है, तो इसीलिए दिया है कि ये अखराजात के अलावा अगर कोई चीज़ आपसे चार्ज करते हैं तो टोटल इलीगल है। बाकायदा GR के अंदर शेड्यूल बना के दे दिया ना आपको, 2 अलग अलग कॉलम कि देखो इतने ही खर्चे, इतनी चीज़ें, ये सब है। क्यों दिया गया है कि आप ज़रा भी अननेसेसरी या ज़रा भी आप लोग मतलब गैर माकूल चीज़ें या आपको नाजायज़ पैसा आपसे ना जाए। तो शफाफियत होनी चाहिए, अदारा नफ़ा नहीं ले सकता। इनको हर सूरत के अंदर PTA का क़याम करना है, हर साल 30 दिन के अंदर क़याम करके हर चीज़ की मंजूरी पहले वालदा असातिज़ा तंजीम, PTA जब भी बोलूँ तो वालदा असातिज़ा तंजीम जो उसी को इंग्लिश में PTA कहते हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, आप लोग वही समझो। PTA की मंजूरी के बगैर एक चौक नहीं आ सकता, एक गिलास नहीं आ सकता। यहाँ तक कि इसके लिए जो कमेटी फॉर्म की गई है, वो कमेटी के अंदर भी PTA की मेंबरशिप है कि मतलब हर फैसले के अंदर PTA होगी। और आला ओहदे के ऊपर भी जाके जब इसे हम अपील में जावे या तकरार में जावे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो वहाँ पर भी PTA की मेंबरशिप आप लोग के साथ है। जो भी अखराजात आपको यहाँ करना है, किस तरीके से करना है, फ़ीस तय करना है, पूरा PTA को ये इख्तियारात दिए गए। अपने हुकूक ये समझना है आपको, इसीलिए शेड्यूल दे दिया गया। शेड्यूल है, शेड्यूल भी जो दिया गया है
कि आप उस चीज़ को समझो, अपने हुकूक लो, भीख मत लो। आप इतने ज़्यादा पैसा देने के बाद भी हाथ बांध के खड़े, तो सर 2 महीने की मोहलत दो ना, सर भरते हैं ना, अभी मेरा आदमी की पगार नहीं आई, अरे ऐसा नहीं हुआ, अभी सैलरी नहीं मिली, ये क्या है? वो लोग आपसे 10-10 साल आगे का पैसा लिए हुए। तो ये पीटीए का पूरा मकसद ही है, ये किसी के वालिद ने नहीं लिखा है, ये हुकूमत महाराष्ट्र ने हमको ये हक दिया है। ये हर अदारा बाइडे में अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है तो इस मामले में हारेगा। इसके लिए 10,000 लोग साथ में नहीं भी आते, एक अकेला पेरेंट भी अगर खड़े होकर अपने हुकूक के लिए लड़ेगा ना, तो ये चीज़ वो जीतना ही जीतना है। लेकिन इत्तेहाद में ताकत है कि एक अकेले की मुशक्क़त से जो नहर हज़ारों साल में बनेगी, वही हज़ारों लोग की मेहनत से वो नहर जो है चंद दिनों में बन जाएगी। तो यही चीज़ है, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। याद रखो ये चीज़। ये इसके लिए हम सवाल कैलकुलेशन से पहले, अभी कुछ लोगों ने जो हाथ उठाया, पहले उनके डाउट्स क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं कैलकुलेशन बताता हूँ कि फ़ीस हमारी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। इसके ऊपर अब भी इंशाल्लाह बोर्ड पे हमारा कैलकुलेशन होगा। पहले कुछ लोगों के जो डाउट्स जो इतने बार बार हाथ उठ रहे हैं वो क्लियर करता हूँ। तो सर इसको ऑफ करके रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट हुआ? बोल। देखिए यही चीज़ जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 12 जो बताया इसके जीआर का, पहले मैं ये जवाब देने पहले फिर पूछना चाहूँगा कि ऑलरेडी इसके अंदर हमारे से पुराने जुड़े हुए लोग कितने हैं? मैं चाहूँगा आप लोग हाथ उठाए पहले, पुराने कितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे से? माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग नहीं भी हैं। तो मैं ये 5 मिनट के लिए रोक दिया जाएगा, ये जो औरतें नमाज़ पढ़ना चाहती है, जो जाना है, क्योंकि ये कैसा है फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा। 5 मिनट में चाहूँगा रोक दिया जाए। बिस्मिल्लाह। ये भाई ने अभी सवाल किया हमारे से, आपका नाम भाई? गुलाम अली भाई ने सवाल किया कि क्या प्रिंसिपल को बदली कर सकते हैं, या प्रिंसिपल का कुछ और परमानेंट के लिए, या सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, या प्रिंसिपल से रिलेटेड, हेड मास्टर से रिलेटेड कोई फैसला ले सकते हैं क्या? तो मैंने ऑलरेडी इसीलिए कहा ना कि ये सबसे पहले तो जीआर को आप लोग इसको घुट्टी समझ के घोट के पी जाओ। इसके सेक्शन नंबर 12 यानी पॉइंट नंबर 12 के अंदर इस क्लियर मेंशन थी, मैंने बताया था ये चीज़ कि नॉन ग्रांट मुस्तकिल नॉन ग्रांट स्कूल पर भी हुकूमत के फैसलों पर अमलवारी करना ज़रूरी है। मतलब महाराष्ट्र निजी स्कूल मुलाजिमन शराइत 1977 कायदा और ज़ाब्ता 1931 सेकेंडरी स्कूल कोड के तहत इनको हर स्कूल को लिए जाने वाले फैसले पर सर्कुलर हुक्म पर पाबंदी करना भी स्कूल पर लाजिम है। इसका पॉइंट नंबर 12 यही चीज़ दिया हुआ है कि जितने भी कायदे जो सरकारी टीचरों पर लगते हैं, पाबंदियाँ लगती है या शराइत लगते हैं, वो तमाम शराइत जो है ये प्राइवेट नॉन ग्रांट जो स्कूल है या परमानेंट नॉन ग्रांट है इसके ऊपर भी लगती है। तो हेडमास्टर हो या आपका प्यून हो, सब वहाँ मुलाजमीन के दायरे में आते हैं। एक बात समझ लो, आपको इंडिविजुअल पूछने की ज़रूरत नहीं कि ये हेडमास्टर पे क्या लगेगा, सुपरवाइज़र पे क्या, टीचर पे क्या। तो ये चीज़ तो मैं चाहूँगा पहले बताओ जीआर कितने लोग पढ़ कर आए? जो जीआर हम लोग इतने दिन से चला रहे हैं, ये कितने लोग जीआर पढ़ के आए? ये आप लोगों के पास जीआर ये पहुँचा नहीं है क्या? तो ठीक है, अभी याद से यहाँ पर जितने का भी मोबाइल होगा, ये यहाँ पे मैडम लोग हैं, वो आप लोग उनको स्कूल ग्रुप ज्वाइन कर लो। और चैनल सब लोगों ने सब्सक्राइब किया? कौन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिस पे अपडेट आता हमारा पीटीए को? बताओ। बड़ा मोबाइल तो तकरीबन सबके पास है ना यहाँ, तो अभी याद से कोई जाएगा नहीं, 2 मिनट की बात हो रहेगी। सब प्रोग्राम के बाद चैनल सब्सक्राइब करना, ये वीडियो भी उसके ऊपर लोड हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, किसी और का सवाल पहले ले लो, फिर फट से कैलकुलेशन पे आते आइए। ये आपको समझ में आया भाई गुलाम अली भाई? ये सेक्शन 12 के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा डिटेल इस जीआर के अंदर। बोलो और कोई किसका सवाल है भाई? खड़े हो, जो भी है सवाल पूछिए भाई, बोलिए भाई। हाँ बोलो, पूछे। ये जीआर आया मई 2010 में। हाँ। उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो कानून पास हुआ, हाँ महाराष्ट्र एजुकेशन फीस रेगुलेशन एक्ट, हाँ 2011, ठीक। 5/2011। उसके बाद इसके अंदर अमेंडमेंट आया, पहला अमेंडमेंट 2014, हाँ फिर 2019 में दूसरा अमेंडमेंट आया, हाँ और अभी वो इन्फोर्स है। ठीक मेरा सवाल ये है, वैसे तो खैर ठीक जब ये जीआर आया था तो वो इफेक्टिव था बिकॉज कोई कानून उसको लेकर था नहीं। ठीक। उसके बाद 2011 में जब कानून बन गया इस चीज़ों को लेकर, ये सीमित है कानून जो होते हैं जीआर भी है, और ये फीस कलेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन और इंसिडेंटल डेथ मैटर इंसिडेंटल डेथ उससे रिलेटेड है। ये जीआर भी है, उसके आगे जितने कानून बने। ठीक। मेरा सवाल बेसिकली यही है कि जब ये
दूसरा सवाल ये है मेरा, एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर आप जीआर देखोगे ना, जीआर में फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी दोनों में डिफरेंस है। किसको इम्प्लीमेंट करोगे आप, जीआर को करोगे कि ये एक्ट को करोगे? इसका एसेट 2019 में जब अमेंडमेंट आया तो इसको प्रेसिडेंट ने भी एसेट दिया होगा, तो क्या जीआर अभी एप्लीकेबल रहेगा? ठीक, ये हमारे भाई ने हो गया आपके सवाल। एक सवाल और, ठीक है, उसके मतलब जो डिफरेंस है ठीक उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें। ठीक। और दूसरा ये कि जैसे अभी हम लोगों को अभी ये जो ओरिजिनली जब हमारा पहला कानून बना था ना, तो फीस को लेकर जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो डिसाइड करेगा, उसमें अगर फीस कोई भी ऐसे डिसाइड होती है ना, तो उसको अपील करने का राइट पहले सिर्फ मैनेजमेंट हुआ 2014, तो बाद में 2019 में उस पर अमेंडमेंट लाया गया और अपील का जो राइट है वो सिर्फ ना पेरेंट्स को दिया गया, पेरेंट टीचर एसोसिएशन के जो मेंबर कमेटी है उसको नहीं दिया गया, बल्कि एक सिंगल पेरेंट भी जा सकता है इसको, इस तरह का राइट 2019 के अमेंडमेंट में दे दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम लोग अकेले जा सकते हैं इस चीज़ को लेकर, फीस को इसको लेकर, इसके जो कि हम लोगों को देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो दूसरी चीज़, अपील में कहाँ जाना है हम लोगों को, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल जो इनका बना हुआ है, डिविजनल रेगुलेटरी कमेटी, ठीक, डिविजनल रेगुलेटरी कमेटी के वहाँ पर जाने के लिए, अपील करने के लिए सिंगल पेरेंट को भी अभी ऑथोराइज कर दिया। ठीक, क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? ठीक है। लॉयर भी है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने सवाल किया, अच्छा किया। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लो, ये जो पीटीए का ये 21 मई 2010 का ये जो जीआर है, ये और जो एफआरए फीस रेगुलेशन एक्ट जो बना हुआ है, जो 11, 15 फिर अमेंडमेंट 19 और अभी भी वो अंडर अपील है, उसके ऊपर अभी भी ऑब्जेक्शन अमेंडमेंट के लिए दाखिल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह एफआरए की टीम के अंदर जिन लोगों ने इसको बाकायदा सुबोध साहब वगैरह ने जो किया है, स्वाय मैडम वगैरह ने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसके अंदर एक्टिव शुरू से हूँ। जब ये लागू हुआ, जब से हम लोग इससे जुड़े हुए एफआरए से, एफआरए के अंदर जो जो चीज़ों पे डाउट था, पहले आप ये समझ लो कि आपको पीटीए के अंदर जो है ना, यहाँ पर ये दो पार्ट में इसको पहले समझ लो, ये जीआर आज भी इम्प्लीमेंट है, आज भी लागू है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये रहेगा कंपलसरी। ये वालिदैन के हुकूक आपको बताता है, फीस तय करने के मामले में वालिदैन के हुकूक क्या है वो आपको ये जीआर बताता है, आपका अपना हक, आपकी अथॉरिटी, आपका स्टेटस क्या है। और एफआरए खास ही फीस के ताल्लुक से, क्योंकि अलग अलग स्कूलों ने जब जाना, हमारा ग्रेड इतना हाई है, हाई सोसाइटी के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, तो ख़ास तौर से उसको मद्देनजर रख के एफआरए बनाया गया था। तो एफआरए एक अलग चीज़ है, फीस रेगुलेशन एक्ट जो है, और तुम्हारे जो पीटीए का जो 21 मई 2010 का जो जीआर है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। इसलिए अगर एफआरए के अंदर भी आप देखोगे, जैसे उन्होंने जो इनका तीसरा सवाल था पहले, ये आज भी इम्प्लीमेंट है, पहला सवाल का क्वेश्चन आंसर ये है, तीसरा जो इनका था, सेकंड छोड़ते हो, पहले तीसरे पे आता हूँ। तीसरा जो है कि ये आज भी इसके लिए जो पावर दिया गया 2019 के अंदर, सितंबर 2019 में, कि क्या इसके लिए पेरेंट भी, अकेला पेरेंट को जो इख्तियार है जा सकता है, बेशक जा सकता है, जब हुकूमत ने दिया है। तो ये पहली भी मीटिंगों में जब अपन थे, मैंने कहा था ये चीज़ कि एफआरए जो है ना, एफआरए अभी भी अंडर प्रोसीजर है, वो उसके अंदर कंटिन्यू चैलेंज, इवन ये पीटीए के जो जीआर है, इस पर तमाम चैलेंजेस ख़त्म हो चुके हैं। ये पूरा लागू करके अब किसी ने ऑब्जेक्शन, ना किसी बोर्ड ने ऑब्जेक्शन लिया, ना किसी अदारे ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया, ना किसी इंडिविजुअल पेरेंट ने लिया, ये लागू है 21 मई 2010 से, ये तमाम इख्तियारात वालिदैन के। तो ये इंडिविजुअल भी इनका तीसरा जब एफआरए पे जा सकते हैं, जो अभी भी अमेंडमेंट के लिए दाखिल किया गया 2020 के अंदर, लॉकडाउन की वजह से वो रुका पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी हमारी टीम पूरी जो पूना की एक्टिव है, हमारी एडवोकेट्स की पूरी टीम है जो एक्टिव है। इंशाल्लाह फिर अमेंडमेंट, उसमें खामी और गलती थी, इसीलिए अमेंडमेंट होते आया ना, 2011 में हुआ, फिर 14 में हुआ, फिर 15 में हुआ, फिर 19 में हुआ, कुछ खामी कमी थी, जब भी तो अमेंडमेंट किए ना उसके अंदर, तो फिर उसके अंदर अमेंडमेंट होगा। लेकिन एफआरए का आप टोटल भी आप रेगुलेशन देखोगे ना, पेरेंट की नुमाइंदगी उसमें भी दी हुई है, बल्कि 19 में एक चीज़ स्पेशल हो गई, जैसा इन्होंने कहा बिल्कुल राइट है, वो इंडिविजुअल पेरेंट भी, पहले ऐसा था कि वो खाली उसको जो भी आपका अदारा है, तंजीम है, वो जा सकती थी, बाकायदा 19 में और पावर दे दी गई पेरेंट को। जैसा मैंने कहा था, इसमें अगर आप सही स्टडी करोगे तो और पावर है, उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। हम लोग जो ये एफआरए के लिए लड़े शुरू से, हम लोग इसमें भी खुश नहीं है, हमको और हुकूक चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अंडर अपील है, अभी वो भी अल्लाह ने चाहा तो उसके ऊपर भी एक्शन होगा। लेकिन ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, दोनों जीआर को जब आप सामने हमने रख के पढ़ोगे, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। हमको यह मकसद है हमारी अपनी नुमाइंदगी का, हमारे हुकूक का, कि कोई भी अदारा हमसे पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता, पीटीए के कोई चीज़ थो पर लागू नहीं कर सकता। जैसे कि इससे पहले मैंने मेरे अपने एक भाई से सवाल किया था कि भाई आप बताओ, आपको मालूम है आपके बच्चे की फ़ीस कितनी है?
तो उन्होंने कहा मालूम है, उन्होंने जो भी 13 या 15 थी बोल दी। मतलब भाई आपको वो फीस मालूम है जो आपके ऊपर थोपी गई है, एक्चुअल जो कैलकुलेशन के हिसाब से फीस है वो आपको नहीं मालूम। यही बात मैंने मेरे भाई को वहाँ पे उस दिन बोला था, अपने भाई को। तो बोलने का मतलब ये है कि हमको वही समझना है, ये जो आप बोल रहे हैं ये अभी तक ना ये रद्द हुआ है ना ये होगा। अगर ये जिस दिन रद्द हो गया 21 मई 2010 का GR ना, एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, इतना समझ लो। इसीलिए इसके अंदर इंडिविजुअल एक एक चीज़ को दिया गया है। ये जो हाई सोसाइटी की जो स्कूल होती है ये उनके लिए ज़रूरत पड़ गई थी कि FRA को, मतलब फीस रेगुलेशन एक्ट जो है, और जो इन्होंने DRC का कहा है, बाकायदा DRC जो है रेगुलेशन कमेटी पूरा करती है, हर चीज़ करती है। अभी जैसे इसी से रिलेटेड एक चीज़ और बताया ना, JJB और CWC, अगर भाई बच्चों पे एजुकेशनल मामले में अगर कोई क्रूएल्टी होती है, क्या होती है, तो वो अगर आपको करना है तो वो अलग से एक बोर्ड जो फॉर्म हुआ है 2005 के अंदर या 2015 के अंदर, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये कुछ रद्द हो गया और बोर्ड अलग है, इसी से जुड़ा हुआ है। तमाम कानून जो भी आएगा ना, आपको पिछले कानून का और लेटेस्ट वर्जन रहेगा, ना कि पिछले को टोटल डिनाई करके वो आगे बढ़ेगा। समझ में आई बात? तो ये इम्प्लीमेंट आज भी है, कल भी रहेगा, और पूरा इसके ऊपर आपको करना है। अगर आप इसके अंदर चेक करोगे ना तो PTA के ऊपर आप बाकायदा देखो, पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, सॉरी असेंबली के अंदर, और यही चीज़ के ऊपर जो आप देखोगे ना कई केसेस दाखिल है ये PTA के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर, मुंबई हाई कोर्ट के अंदर। तो ये आज भी इम्प्लीमेंट है, इसी के हुकूक के हिसाब से आपको चलना है। कोई और सवाल है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कैलकुलेशन की तरफ। ठीक, अब अपन एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, अभी कोई भी हमारा कोई बच्चा है, ठीक है, सवाल है आपका? ठीक है, बोल दीजिए। हाँ 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 हाँ, ठीक, हाँ 1 महीना हो गया तकरीबन। हाँ ठीक है, देखिए हमारे शहजाद भाई ने काफ़ी अच्छा सवाल किया है कि हम लोगों ने ऑलरेडी बहैसियत बेदार पेरेंट के वालिदैन के, कि हम बेदार लोग हैं, कल के हम लोगों ने हुकूक के लिए ऑलरेडी लेटर कमिश्नर को, इवन हमने पुलिस अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म किया, क्योंकि पुलिस भी इंटरफेयर करने लग गई थी वालिदैन के साथ। तो हमने एजुकेशन ऑफिसर को भी दिया है, हमने ऑलरेडी कमिश्नर जो कॉम्पिटेंट 31 दिसंबर 2030 को कॉरपोरेशन की रेंज के अंदर जितनी भी स्कूल आएगी, कोई भी स्कूल, उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके कुल इख्तियारात म्यूनसिपल कमिश्नर को दिए गए, इसलिए उसको भी दिए। हमने मैनेजमेंट को भी लेटर दिए, उन्होंने इसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई या एक्शन नहीं लिए। तो भाई का यही सवाल है कि अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसकी कोई जानकारी मालूमात। तो हर इंडिविजुअल पेरेंट भी ग्रुप बनाकर भी आप उसके लिए बाकायदा वापिस एक नोटिस देकर या जाकर ओरली भी देखो, या देखो कानून में आपको दोनों हक हासिल है, आप किसी चीज़ को राइटिंग में भी आप मतलब मालूम कर सकते हो, ओरल भी मालूम कर सकते हो, ये भी कानून में इख्तियार आप मालूम करो। दर हकीकत वो कोई जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो लोग ऑलरेडी डरे सहमे हुए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करना यानी कि उनकी जो शाहाना ज़िंदगी है उसके ऊपर लाभ पड़ना है। तो इसीलिए वो जो भी लोग उसके अंदर साइन किए पेरेंट ना, वो लोग उनका ख़ास ख्याल रखेंगे कि इनसे तो कम से कम पंगा ना लिया जाए। जो लोग ये PTA मूवमेंट से नहीं जुड़ रहे हैं तो वो लोगों के ऊपर ही वो लोग सारे रुआब करेंगे, सारे दबाव करेंगे। असल में अपने लोग जितनी बेबाकी के साथ हमसे सवाल करते हैं, हमारे से पूछते हैं, हमारे पास आके 10 सवाल करते हैं, उन लोगों के सामने उनका हुकूक होने के बाद भी मुंह नहीं खुलता। ये चीज़ उनकी ताकत है, जो हमारी कमज़ोरी है वो उनकी ताकत है। तो ये चीज़ होना चाहिए कि हमारे हुकूक के बारे में हम वो करें। आप लोगों को डर जाना है, जब तक आप PTA लागू नहीं करते तब तक आप हमसे ना कोई फ़ीस की बात करने का, ना आपके स्कूल के ताल्लुक से कोई दीगर कि हमको ये भर दो, बाकी है, बकाया है, फ़ीस देना, वो करना है। आप अपने इख्तियारात हासिल करो। समझ में आई बात? क्योंकि जो लोग भी आया है मेरे साथ इस मुहिम में, जो लोग बिल्कुल वाज़े क्लियर जो एक्सपोज है मार्केट में, देखो उनको कोई टीचर नहीं छेड़ता, कोई मैनेजमेंट, कोई प्रिंसिपल नहीं छेड़ता, कोई बातें नहीं करता। पढ़न तो आज देखो वो आप समझ नहीं, वो टीचर ग्रुप की जो होती है, मैं बोला ना फ्रंट फेस पे टीचर को लाके जालिम बनाते, फ्रंट फेस पे वो लोग टीचर को लाके जालिम बनाते हैं ताकि टीचर ही आपके बुरे हो, मैनेजमेंट के दबाव में वो काम करती है वो। तो ये हाँ हाँ
बात करके देंगे तो ठीक। एक शेड्यूल बना लेंगे। शहजाद भाई का बोलना है कि यहाँ पे हमारा 2-5 लोग जाकर वापस पूछना क्या, ये करना क्या। देखो असल मसला मैं इससे पहले भी अच्छे से समझा। इंडिविजुअल जाते हैं ना, वो लोग यही बोलते हैं ठीक है तुम भर लेना बात, लेकिन अपना फीस का मसला नहीं है। यहाँ पे क्या अपन जो डॉक्यूमेंट दिए उनको उसका क्या फीडबैक है वो चाहिए ना अपने को। ठीक, अच्छी बात है शहजाद भाई की कि भाई 2-5 लोग जा सकते हैं, जो फीडबैक हमको मिलना चाहिए हमने दिया है, नहीं हो रहा है। देखो इससे पहले भी ये तफसीली बात बताई जा चुकी है कि हमारी कमज़ोरी उनकी ताकत, जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे भाई ने कहा कि 11 बजे रात को फ़ोन आ रहा है, 11:30 बजे रात को टीचर का फीस भरो। तो बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, ये इतना बड़ा मूवमेंट। सुनिए ना प्लीज़, आपस में डिस्कस मत करो प्लीज़, प्लीज़ आपस में डिस्कस मत करो प्लीज़, मेरी बातें सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। वो हमारी कमज़ोरी उनकी ताकत कैसे है, उनका क्या कैलकुलेशन है कि ये 10,000 पेरेंट्स का कैंपस है, इसमें यही 50-60 लोगों को ही तकलीफ है क्या। जब 9,000 लोग वहाँ पर या 9,500 लोग वहाँ पर जो भी है, 9,900 लोग, वो लोग हमारे बराबर फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं। वो 9,900 लोग उनके बाकायदा हुक्म से डर रहे हैं, आधी रात को कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं वो लोग फ़ोन का या किसी और चीज़ का। तो वो 100 लोगों को गिनती में नहीं ला रहे वो लोग। वो क्या सोच के चल रही है, 100 लोगों को इग्नोर करो, चिल मारो, बाकी अपन ये 9,900 लोगों से काम चलाते। ये लोग उनमें नहीं जावे, इससे बेहतर है वो 100 लोगों को छेड़ो ही मत। वो पानी में हलचल नहीं चाह रहे वो लोग। तो ये मकसद ही यही चीज़ है कि पेरेंट यहाँ पर फ्लॉप है, जो अपने हुकूक लेने वाली आवाम है वो यहाँ पर फ्लॉप है कि हम हमारे हुकूक लेने के लिए वो नहीं हो रहे। जालिम यकजू है, कम होकर भी जालिम मुत्तहिद है, और हम लोग मजलूम होकर भी, हकदार होकर भी हम लोग मुंतशिर हैं। ये है उनकी असल ताकत। आप जब बोल दोगे ना एक बात, जैसे आपको 11:30 बजे फ़ोन किए, आप अगर चाहते तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस, देखो पूरा सेशन मैंने इसके ऊपर लिया। सुनिए, हाँ ठीक है आप बोले, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोटी चमड़ी है वो, बेचारी फंसेगी टीचर। मैनेजमेंट प्रेशर डाले उसके ऊपर, उसको लगेगा मेरा ये महीने का 5,000 गया। अगर मैं नहीं की, उसको अगले दिन दिखाना है, देखो सर मैंने 11 बजे भी क्यों सोई नहीं, मैंने फ़ोन क्यों, मैंने 12 बजे भी क्यों। तो बोलने हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ वो फीस माफ़ी वाला, हाँ वो जाने दो। वो आपके लिए कुछ ज़्यादा, देखिए वो कहता है वो आपके लिए ज़्यादा फिक्रमंद है कि आपकी फ़ीस माफ़ हो जाए, इसीलिए वो 11:30 बजे किए। देखो इंडिविजुअल हम अगर उनके ऊपर ये सब लेंगे ना, तो ये जो बेचारा हमारी टीचर बच्चियाँ हैं, ये जो कम उम्र, छोटी छोटी उम्र की जो बच्चियाँ 5,000-7,000 में इनको मिल जाती है, वो बेचारी तकलीफ़ में आएंगी। कल अगर कोई एक्शन में लोगे तो वो आपके पास रोने गाने लगेंगे आकर। तो ये बोलने मतलब देखो इसको, ये कोई उन्होंने कोई ऐसा बड़ा मेरी नज़र में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर दिया है, क्योंकि वो आपके ही समाज की एक बच्ची है। वो गलत है, रात को फ़ोन करना गलत है, फीस माफ़ी के लिए इस तरीके से करना बिल्कुल गलत चीज़ है। लेकिन आप ये चीज़ सोचो कि वो कितने डरे सहमे थे कि वो आपको रात को 12 बजे भी फ़ोन करके बोले आओ भाई फीस माफ़ करो। तो इसको आप नेगेटिव जाने की जगह पॉजिटिव लो ना आप, कि आपको अगर वो 12 बजे रात में बोल रहे थे भाई आओ फीस माफ़ी का फॉर्म भर दो, पहले आपने सवाल किया तो हमने ये समझा कि आपको 11:30 बजे उन्होंने टच किया कि फ़ीस भरो। हाँ तो नहीं, बाकी लोगों का भी यही मत था, पहले यही इनकी समझ थी, इसीलिए भाई ने आपसे सवाल रिपीट करवाया जो आपने बाद में बोतल से जिन बाहर निकाला। बाकी शहजाद भाई का जो सवाल है अपनी जगह कि इसके ऊपर आगे का एक्शन क्या लेना, तो भाई ये सब सोचने के बजाय मैं पिछली बार भी बोला, मेहनत ये करो कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होए, ज़्यादा से ज़्यादा बेदार होए, क्योंकि तुम में से जो लोग उस पर साइन किए या जुड़े हैं ना, वो किसी को नहीं छेड़ेंगे मेरे भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वो कानून की, आप लोग खुद पहली मीटिंग में गए थे, आपने कहा ना कि एडवोकेट यासिन GR देखते हुए रख दे, बोले मैं GR पे बात नहीं कर सकता, वो उड़ के चलेगा। आप लोग खुद वहाँ मीटिंग में सब मौजूद थे ना, जो भी लोग यहाँ थे। तो बोलने का मतलब है कि वो इसके ऊपर बाइंडअप है, वो बंधे हुए हैं, वो लोग इस कानून से ना टकरा सकते हैं ना बोल सकते हैं। हम लोग कहाँ फेल है या आवाम कहाँ पर चूकी हो रही है वो देखो। ये GR की पूरी मालूमात जो है, हम बाकी के हमारे अपने कैंपस के 9,900 लोगों तक ये GR नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम 10,000 में से हम 100 लोग ही नाच रहे हैं शुरू से आखिरी तक। ये बाकी के 10,000 लोग में से जो 9,900 है, ये कब जागेंगे? ये जागेंगे तो वो लोग आपको स्कूल की चाबी दे के चले जाएंगे, आप लोग चलाओ।
ये असल चीज़ है शहजाद भाई। आप उस पर फिर रिमाइंडर डाल दो, प्रिंसिपल आपको देख के छुपने लगेगी, प्रिंसिपल छुपने लगेगा, टीचर आपको देख के मुंडी झुका लेगी, ये सब हो जाएगा। लेकिन ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। आप 100 लोग करते रहो, बोलते रहो, और बाकी के 9000 लोग मजा करते रहे। आपका बोलने का मतलब क्या है इसका कि जैसे अभी ये कोर्स ऑफ एक्शन अपना आगे का जो जैसे एक लेटर अप्रूव नहीं किया, अब उसके आगे अपना जो एक्शन है वो चालू, वही एक्शन है। देखो देखो, स्कूल पे इंक्वायरी भी आ जाएगी, स्कूल पे प्रेशर भी आ जाएगा, लेकिन उसको जो फॉलो करना है पीटीए को जो इत्तबा करना है, उसकी जो बातें मानना है, पीटीए को पूरा फॉलो जो करना है, वो तो पेरेंट को ही करना है ना। वो पेरेंट आपके सामने या बुलाने पे अपनी बातें बता के, आप बैठा के उनको चाय पानी करा के, ठंडे हवा में बैठा के, वो नहीं सुन रहे आप लोग को। आपके पास चलो पीटीए कल लागू हो जाएगा, मैंने इससे पहले समझाया था, याद है? पीटीए वो 24 घंटे में लागू कर देगा। पीटीए को फॉलोअप कौन लेगा? पीटीए चलाएगा कौन? आपके पास ऐसे केडर है क्या जो पीटीए का पूरा जो स्कूल का है भाई, समझो जिनके बच्चे दूसरी में, पहली में, पाँचवीं में, छठी में, तो आपके पास ऐसी एक टीम मौजूद है क्या जो पीटीए का पूरा सिस्टम चला सके? केडर ऐसे आपके पास मौजूद है क्या? तो उससे बेहतर है कि बार बार के फॉलोअप से, इससे फीस रोकना कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसे कैडर चाहिए जो इसके ऊपर वर्क कर सके। भाई अपने पास वो कैडर ही जमा नहीं हो रहे। ये हाँ ठीक, इसकी मियाद ये है जिस दिन आवाम जाग जाए, जिस दिन अपने हुकूक लेने का शऊर पैदा हो जाए, जिस दिन अपने हुकूक की तलबी, हुकूक तलबी अपने नाम से खड़ा हो जाएगा। रोड मैप यही है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करके लोग को जोड़ो। इंडिविजुअल क्या हो रहा है, वही गिनती के अपने 100, 200, 150 लोग जो लोग हैं। अब तो नए पेरेंट स्कूल में जुड़ेंगे। एक मिनट भाई, नए पेरेंट जो है स्कूल में जुड़ेंगे, नए पेरेंट पीटीए में नहीं जुड़ेंगे, नए पेरेंट आपके पास आएंगे भी नहीं। आप टाइम निकालो तो वही होगा कि भाई कोई बोलेगा मेरे पास दिन में टाइम है, किसी की नौकरी, आपको रोज़ नहीं बुला रहे हो आप। इवन देखो, इतना बार बार बोलने के बाद हम में भी जो 100-200 लोग जुड़े, वो अभी तक जीआर पूरा सादा पढ़े नहीं है भाई, पढ़े नहीं है सादा जीआर की क्या करे। एक 5-10 रुपये का जेरोक्स निकालने लोग को भारी पड़ रहा है, प्रिंट आउट निकालने भारी पड़ रहा है। ये चीज़ आप सोचो ना कि हम में क्या, हमको ताजमहल की उम्मीद है कि हमको ताजमहल मिल जाए, हमको हाथी मिल जाए। वो हाथी पालेंगे कैसे उसकी फिक्र नहीं है, ताजमहल मेंटेन कैसे करेंगे उसकी फिक्र नहीं है। तो असल चीज़ केडर तैयार करो मेरे भाई। वो केडर जब तैयार होंगे ना तुम्हारे पास, तो फिर तुम पीटीए लो, कुछ भी लो, हर चीज़ आप कर सकते हो। तो देखो, और किसी का क्या है क्वेश्चन है सर? देखो पहले आप आइंदा जो है, ठीक है, कैलकुलेशन का अपन इसको बुनियाद बेसिक पहले समझ लेते। एकदम एक छोटी सी लेके कि पूरी स्कूल के अंदर अगर हमारे 10,000 स्टूडेंट हैं, पूरी स्कूल में अगर 10,000 स्टूडेंट है, तो हर क्लास के अंदर जितनी क्लासेज है, हर डिवीज़न के अंदर 120 बच्चे हैं, है ना, हर डिवीज़न के अंदर। तो अपन एक सरदरी तौर पर लेता हूँ, क्योंकि वो डिटेल में जाएंगे तो आपको हर चीज़ का 2 रुपया, 1.5 रुपया, 4 आना, 8 आना ऐसे जोड़ना पड़ेगा। भाई एक आप 8 बॉक्स फ्री 8 बॉक्स लेके आते हो 500 रुपये का, अब वो 500 को डिवाइडेड बाय आप 10,000 करोगे तो पैसे में आएगा 5 पैसा। तो अपन मोटा मोटा उस चीज़ को रकम जायद जोड़ते, हम हर उस चीज़ की रकम बहुत जायद जोड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारे बच्चों पे फीस क्या बैठती है। बात समझ में आई? तो अपन पहले कैलकुलेशन शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आप समझो तो अपन क्या करते हैं कि 10,000 बच्चों को नहीं जोड़ते, अपन तमाम डिवीज़न नहीं जोड़ते, एक डिवीज़न को पहले करते कैलकुलेशन कि एक डिवीज़न अगर हमारी 120 बच्चों की है, तो 120 बच्चों से जो फीस ली जा रही है वो कितना अमाउंट बनता है, और टोटल उसके पीछे अखराजात कितने, अपन वो इंशाल्लाह शुरू करते शॉर्ट में। तो ठीक है, अभी आप लोग देखो एक चीज़ समझो, जैसे कहा ना कि भाई 10,000 स्टूडेंट है, अपन वो सब नहीं लेते, अपन सिर्फ एक क्लास की एक डिवीज़न को लेते हैं। अगर एक डिवीज़न के अंदर हम सिर्फ शॉर्ट में आप लोग को समझने के लिए, एक डिवीज़न में अगर आप इस चीज़ को लेते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 हैं, तो 14,000 भी है, 14,500 भी, जो भी हमने उसको कम करके पर स्टूडेंट 13,000 फीस पकड़ी है। 13,000 फीस अगर 120 बच्चों से ली जाती है तो ये हो जाता है 15,60,000 रुपया। आप समझ रहे हैं? एक डिवीज़न का खाली 120 बच्चों का होता है 15,60,000 रुपया। ये फीस उनके पास कैलकुलेट होती है कि अगर एक डिवीज़न में उनके पास 15,60,000 रुपये जमा होते हैं, ठीक है। जिस को ये स्नैप पहले लेना है, फ़ोटो ले लो फट से, इसको मिटाकर फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाकर हम आगे बढ़ेंगे। जिसको भी फेस को लेना है स्नैप ले लो आप।
ये आपके पास रिकॉर्डिंग में, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो इंशाल्लाह कल परसों में लोड हो जाएगा। ये आप पूरा लेक्चर से ये लोड हो जाएगा कि हमने सिर्फ, ठीक है, ये इधर आपस में बात मत करो प्लीज़। ये देखो एक डिवीज़न का खाली हम ले रहे हैं तो ये 15,60,000 रुपये अपने पास ये जमा हो रहे हैं। अब इसके अंदर अखराजात कितने अपन वो समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान चीज़ है, बिल्कुल ही आसान चीज़ है। अभी आप समझो कोई भी एक क्लास है, सबसे पहले कोई भी बच्चों की, इधर ध्यान दो प्लीज़ इधर ध्यान दो, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया, अपने को ये वाइंड अप भी करना है, आप इसको ध्यान दो। अगर एक क्लास है कोई भी नॉर्मली, तो क्लास का सबसे पहला खर्चा होता है उसकी टीचर। यहाँ पे ये लोग नॉर्मली क्या सैलरी दे रहे हैं टीचर को, नॉर्मली क्या सैलरी दे, ये बोर्ड आ रहा है, पूरा बोर्ड आ रहा है स्क्रीन पे पूरा, ठीक है। नॉर्मली किसी भी टीचर को क्या सैलरी, अब अखराजात अपन यहाँ पे देखते हैं, एक्सपेंस जोड़ते हैं पहले अब, ठीक है, एक्सपेंस इसको अपन जोड़ते हैं। अब आप ये चीज़ जोड़ो, नंबर 1 कोई भी टीचर जो होती है, ठीक है, ठीक, देखिए 8,000, आपका क्या बोलना है, किसी और कोई ज़्यादा मिलती है? ये प्राइवेट टीचर जो नॉन ग्रांट बेसिस पे इंग्लिश मीडियम हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कहीं पे टीचर को बहुत ज़्यादा 50,000 महीने की या 1 लाख महीने की दे रहे? ये 8,000 बोल रहे हैं, हम इसको 10,000 पकड़ते हैं। देखो हम हर चीज़ को ना बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हम हर चीज़ को ज़्यादा पकड़ते हैं, ना 5 ना 6 ना 8। हम टीचर की सैलरी 10,000 पकड़ते हैं, हम एक टीचर की सैलरी 10,000 रुपये पकड़ते हैं हम। लेकिन एक चीज़ आप ये चीज़ समझो पहले, कोई एक टीचर जो है ना वो अकेले एक क्लास को नहीं पढ़ाती या एक डिवीज़न को नहीं पढ़ाती, लेकिन अपन वो सब नहीं काउंट कर रहे ना, अपन वो सब डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे नहीं, हम खाली मैक्सिमम लेते जाएंगे, ताकि कल ये चीज़ आप लोग के सामने जब आए तो वो कितने भी आपको नफ़ी कर करके, मिना करके, माइनस कर करके बतावे, तो भी वो लोग आपके सामने दांतों तले उंगली दबाना चाहिए कि हम इतना ज़्यादा इनसे कमा रहे हैं, इनकी आँख खुल गई, ठीक है। तो अपन एक डिवीज़न के लिए पूरा एक टीचर की सैलरी, जबकि वो टीचर कई डिवीज़न में कई सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बात समझ में आई, तो अपन उसकी 10,000 उसकी सैलरी मान लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड खर्चा क्या आता है, एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, उसका सेकंड खर्चा उसको क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, उसका पंखा वंखा जो भी होगा। तो एक क्लासरूम का महीने का इलेक्ट्रिक बिल कितना आता होगा आपके हिसाब से? ये ठीक है, 1,000 रुपये उसको मैक्सिमम पकड़ते हैं, 6 से 800, ठीक है, 6 से 800 लोग 1,000 पकड़ते हैं ना, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए, हम ये भर नहीं रहे हैं, हम मैक्सिमम 500 पे क्यों लड़े, आप अपन 1,000 दुगना पकड़ो ना, दुगना पकड़ो ना, दुगना पकड़ो ना, आपको समझ में आएगा कितना लूट रहे हैं। अपन इलेक्ट्रिसिटी पकड़ते हैं यहाँ पर, देखिए 1,000 अपन इलेक्ट्रिसिटी का ले लिए, ठीक है। अपन मैक्सिमम, जबकि वो अकेले उस एक क्लास के लिए मीटर नहीं लगता, अलग अलग डिवीज़न में लगा है, लेकिन अपन इंडिविजुअल डिवीज़न ही पकड़े, पूरे खराजात एक ही पे जोड़े, ठीक है। तो भी आप जोड़ो, 500 की हमने 1,000 पकड़ा, 5,000 की हमने 10,000 सैलरी पकड़ ली टीचर की, जबकि एक क्लास के लिए वो टीचर नहीं होती, आप यह पकड़ लो। नेक्स्ट खर्चा क्या आएगा बच्चे का, स्कूल में प्यून होती है ना, प्यून, ठीक है, खाला माँ पकड़ लो। तो अगर खाला माँ जोड़ोगे आप, खाला माँ का एक क्लास के ऊपर खाला माँ की क्या सैलरी होती है, 3 से 4, ठीक है। पहली तो खाला माँ जो होती है, या जो भी बेचारे हमारी खाला होती है, वो पूरी स्कूल के लिए होती है, ना कि एक डिवीज़न के लिए होती है, ठीक है, ना कि एक डिवीज़न के लिए होती है। अगर वो 3,000 रुपया पगार, 3 भी नहीं बल्कि 5,000 रुपया पगार भी अगर उसके हम पकड़ लेते हैं, तो अगर उसको डिवीज़न में डिवाइड करेंगे तो एक क्लास के ऊपर 100 रुपया बढ़ेगा, एक क्लास के ऊपर, एक डिवीज़न के ऊपर खाला माँ का 100 रुपया बढ़ेगा। हम खाला माँ का 1,000 रुपया पकड़ते हैं पर डिवीज़न। अगर 80 डिवीज़न है तो खाला माँ की 80,000 पगार नहीं है महीने की अपन, लेकिन 1,000 रुपया पकड़ते हैं लोग के समझ के लिए कि भाई जो खाला माँ है, खाला माँ, ठीक है ना, खाला माँ, हम इसका 1,000 रुपया पकड़ते हैं। देखिए आप या भरने, आप लोग जब ये चीज़ समझ रही है आपको कि नहीं 500 पकड़ो या 100 पकड़ो, 300 पकड़ो, मैं 1,000 पकड़ो, तो मतलब आपके समझ में आ रहा है ना कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ। तो आप ज़्यादा मैक्सिमम क्या हो सकता है, कोई खाला को 80,000 पगार तो मिलेगी नहीं, अपन 80,000 मानते हैं ना,
खाला माँ को हम 80,000 पगार पकड़ते, 80 डिवीजन की 80,000, चलो तो भी 1,000 रुपया होगा ना, हम जोड़ देते। प्यून है, प्यून की क्या पगार, एक प्यून होता है, क्या पगार पकड़ोगे, 80 डिवीजन की 80,000 तो नहीं, प्यून का भी 1,000 रुपया पकड़ते हैं। चलो खाला माँ हो गई, ये प्यून का भी पकड़ो आप लोग, ये जो प्यून है, ये प्यून का भी अपन 1,000 ही पकड़ते हैं, 80,000 पगार तो है नहीं प्यून की, ये भी ले लेते हैं। खाला माँ हो गई, प्यून हो गया, बात समझ में आई। तो जो भी महितर जो आता है साफ सफाई कामगार, जो भी उसका मेंटेनेंस, बाथरूम का खर्चा ये वो करना है, उसका भी ले लेते हैं हम लोग, क्लीनर का ले लेते हैं। चलो जबकि ये खाला माँ ही करती है, हमारी स्कूलों में ये साफ सफाई का काम, बाथरूम का काम खाला माँ करती है, लेकिन फिर भी हम क्लीनर अलग से पकड़ देते। ये क्लीनर को हम अलग से पकड़ देते, इसका भी 1,000 रुपया पकड़ दो, क्योंकि क्लीनर को कोई लाख रुपया नहीं देता महीने का, हम उसका भी 1,000 पकड़ देते। चलो क्लीनर का भी 1,000 रुपया पकड़ दो। क्या लोगे, ये चौक वॉक डस्टर वस्टर का कितना जाता होगा महीना? अरे वो फ्री में भी डोनेट होता है, तो ठीक है। जो भी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में टोटल ले लेते, 500 नहीं 1,000 पकड़ लेते, दुगना मैक्सिमम पकड़ो ना आप, मैक्सिमम सब आ गया। कोई आपको वो हुआ, कुछ खिल्ला ठोकना है, कुछ करना है, कभी कोई चौक चला गया, ये जो मेंटेनेंस 1,000 पकड़ दो हर महीने तो आपकी ट्यूब उड़ नहीं रही है, हर महीने तो पंखा चल नहीं रहा है, हर महीने तो कुछ आ नहीं रहा है, तो मिसलिनियस में मेंटेनेंस में उसको अपन 1,000 रुपया पकड़ देते हैं महीने का। चलो हर महीने 1,000 रुपये जा रहे हैं, ठीक है। अदर एक्सपेंस में तो उसको लिख देता हूँ, चलो अदर एक्सपेंस, इसको भी 1,000 पकड़ लेते हैं। सब आ गया अदर में, कुछ और बचता है? बच्चा जो पानी पी रहे, सब पी रहे, सब आ गया उसमें। अगर आप इसको जोड़ो 10,000, 11, 12, 13, 14, 15, ये महीने का 15,000 रुपये हमने इसको जोड़े एक डिवीज़न का। कंप्यूटर्स का कैसा है, गवर्नमेंट का एक शेड्यूल तय है, ठीक है ना, वो भी जोड़ देते, इसके अंदर वो भी जोड़ दो, कितना होएगा, कंप्यूटर फीस कितनी जाएगी, कितना कंप्यूटर का मेंटेनेंस है, अदर एक्सपेंसेस सब आ गया, क्योंकि हर चीज़ में हमने ज़्यादा जोड़े, वो कर सब आ गया, हर चीज़ आ गई, ठीक है। ये अदर एक्सपेंसेस जो भी है, इसके अंदर समझो कंप्यूटर आप बोल रहे हो ना, इसको 2,000 कर देते, चलो अदर एक्सपेंसेस को 2,000 कर देते, अब ये 16,000 हो गया आपका। देखो पहली चीज़ तो फिर ये समझ लो, एक डिवीज़न पे आप कंप्यूटर और दूसरी चीज़ का 1,000 बढ़ा रहे हो, तो 80 डिवीज़न पे महीने का 80,000 नहीं बढ़ता, लेकिन हम मान रहे अगर आप ना ये 16,000 रुपया जो एक्सपेंस एक डिवीज़न का होता है, 16,000 रुपया, अब ये 16,000 रुपया इसका कितना हो गया, आप छोड़ो, ये एक डिवीज़न का महीने का खर्चा हम जोड़े मैक्सिमम। अब इसको इंटू 12 करेंगे, जब इसको अगर इंटू 12 करेंगे, इंटू 12 ये मंथ हो गया है, ठीक है। जबकि इसके अंदर छुट्टी के टाइम आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आना है, छुट्टी के टाइम आपका कोई कंप्यूटर का एक्सपेंस नहीं आना है, कोई अदर एक्सपेंस नहीं आना है, क्लीनर का एक्सपेंस नहीं आना, फिर भी हम पूरा 12 मंथ उसको जोड़े, तो अब देखो 192, 1,92,000, ये देखो 1,92,000 रुपया। आप सोचो ये पूरे साल का एक डिवीज़न का 1,92,000 रुपये आ रहे, ये पूरे साल का खर्चा आ रहा है। देखो ये हर चीज़ इसके अंदर आप कितना पकड़ो, आप समझ रहे हो, हर चीज़ आपने एकदम 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना ऐसे भी पकड़ी है कितनी चीज़ें, तो पूरे साल का आपके एक डिवीज़न का खर्चा है 1,92,000 रुपया, जिसके अंदर आपने टीचर का भी बढ़ा के पकड़ा है, खाला माँ को आपने 80,000 पकड़ा है, इलेक्ट्रिक बिल आपने 80,000 रुपया पकड़ा है महीने का, हर चीज़ करने के बाद ये 1,92,000 रुपया आपका आता है। ये पूरे साल का एक डिवीज़न का खर्चा है। अब एक डिवीज़न में आपको पैसा कितना आ रहा है, इधर देखिए, एक 15,60,000, 15,60,000, ये माइनस 1,92,000,
ये देखो, एक डिवीज़न से साल का 13,68,000 यानी 14 लाख रुपए आपका वो खा रहे। जबकि ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, ये 15,60,000 जो एक डिवीज़न का आ रहा है ना, इसमें साल का उनको खाली 60,000 रुपया खर्चा आता होगा। ये 15 लाख एक डिवीज़न से आपका कमा रहे हो। ये आपने जोड़े हो, ये आपने जोड़े हो, मैंने नहीं जोड़ा हो, ये आप पेरेंट ने जोड़े हो। तो ये 13,68,000 यहाँ पे आपका खर्चा आ रहा है। जिसको भी यहाँ और लेना इमेज डिवीज़न, आप देखो ये आपका 15-15 लाख रुपए एक डिवीज़न से। अब इसको एकदम सिंपल अगर आगे अपन जोड़ते हैं, ये 15 लाख इंटू 70 डिवीज़न 80 डिवीज़न करके देख लो, इतनी डिवीज़न तो है ना। जैसे अभी पाँचवीं की 60 डिवीज़न है, छठी की उनके बाद 8 डिवीज़न है। तो आप ये 15 लाख रुपए को अगर आप 80 डिवीज़न टोटल है उनके पास, 15 लाख को अगर 80 से करते गए डिवीज़न, मैं बोलता 50 डिवीज़न पकड़ते। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इसको अपन 50 डिवीज़न पकड़ते टोटल स्कूल में, पहली से 10वीं तक। जबकि 7 से कम डिवीज़न कोई नहीं है। अगर वैसे भी जोड़ो तो 7 दाम 70 होता है, 70 अपन 50 डिवीज़न पकड़ते। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ये देखो 50 डिवीज़न इनटू आप इसको जो भी 13,68,000 पकड़ने का, 13,68,000 ही पकड़ने का। अपन इसको 13 लाख पकड़ते हैं, 68 और छोड़ दे, ये 13 लाख, ये 13 लाख, 13 लाख। अब बताओ 13 पंजे 65, 6,50,00,000 रुपया वो, ये 6 करोड़ 1 2 3 4 5, ये ईयरली आपसे वो 6,50,00,000 रुपया जो आपको वो लोग बोल रहे ना। कोई हमारा भाई बोल रहा था कि ये कौन है, कोई मैनेजमेंट का बोले, वो बोल रहे थे हम 7 करोड़ नुकसान में। मैं कबूल करता हूँ वो 7 करोड़ नुकसान में, क्योंकि वो इतना हर साल आपसे कमाते। जब मिला नहीं तो नुकसान हुआ, मिला नहीं तो नुकसान हुआ। देखो मकसद यहाँ देखो, एक बात समझिए आप लोग प्लीज़, इधर समझिए। एक चीज़ जो है ना, एक चीज़ बताना कि देखो डोनेशन का इतना ले रहे, मीना बाजार का इतना ले रहे, इसका इतना ले रहे, ये तब बताना मेरा मकसद नहीं है यहाँ पर। वो नहीं, आप खुद हुकूक जान लिए तो आप खुद हर चीज़ का ऑडिट लोगे ना। ऑडिट आपका इख्तियार, आप ऑडिट लोगे। आप इस चीज़ को समझो ना। अभी देखो, मैं ये चीज़ आपने की है ना, अभी जो असल मुद्दे की चीज़ है, आप असल मुद्दा, ये तो तुमको उनका मुनाफा समझ में आ गया। आप बोलते हो ना दूसरे का सिंदूर देख के माथा फोड़ने वाली काम, बोले लोग लालच में आ गए हमारा पैसा देख के। असल चीज़ अगर ये अपन करते 1,92,000 रुपया, या जो महीने का जो अखराजात है, ये जो हमने निकाले ना 16,000, ये हमारे 120 बच्चे को महीने का अखराज 16,000 रुपया है। महीने का बता रहा हूँ, महीने का 16,000 रुपया है। तब ये 16,000 को पूरी क्लास का है ना, 16,000 को 120 से डिवाइड करो आप। देखो इधर, इसको बोलते हैं कैपिटेशन, इसको कहते हैं, देखिए कैपिटेशन। देखो 16,000 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है, 16,000 डिवाइडेड बाय 120। 16,000 आपके बच्चों का खर्च है महीने का, 16,000 उसको डिवाइडेड बाय 120 करो, आप कितना आया? देखो 133 रुपया। देखो इधर 133 रुपया, ठीक है। अब ये 133 रुपया महीने की आपके बच्चे की फीस होना चाहिए, 133। अब इसको इंटू 12 करो, इंटू 12, देखो ये आ गया 1,600 पर स्टूडेंट पर ईयर। अच्छा एक बात समझ लो, कानून का ये भी GR है कि आप मई और जून की फीस नहीं ले सकते। वो है अपन कोई भी कलम में, कोई भीख में सोचो कि हम हर चीज़ इनको भीख दे रहे, 80,000 इलेक्ट्रिसिटी, 80,000 प्यून का महीने का दे रहे ना अपन हर डिवीजन के हिसाब से। उसके बाद तुम्हारे बच्चे की पर ईयर फीस आना चाहिए 1,600। इसमें कौन है जो साल की 1,600 भरता है? अरे ये महीने के तुम तो 2,000 2,500 ले रहे। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो एक चीज़, अपने हुकूक जो आप हाथ बांध के, देखो मैं एक छोटी सी, मैं इसलिए बताऊंगा, बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताऊंगा। भाई एक गुड पानी दो। मेरे पास विदर्भ से कुछ लोग आए, प्लीज़ ये सुनो, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में कहा ना थोड़ा भरना भाई,
मैंने शुरू में आपसे कहा ना कि अगर किसी पेरेंट ने 2 साल अगर फीस भर दी है, 2 साल, तो 10 साल उसका बच्चा फ्री पढ़ना चाहिए। अगर आपने 2 साल 15,000 10,000 के हिसाब से भी भर दिए, 10,000 के हिसाब से 2 साल 20,000 भर दिए, यानी उनके पास 20,000 जमा है। अब 16,000 के हिसाब 1,600 के हिसाब से 10 साल की फीस आपकी 16,000 ही हो रही है। 10 साल अगर 1600 भरोगे तो कितनी फीस हुई आपकी? 16,000। जब ये 16,000 आपकी फीस हो रही है, आपने तो 20 पहले ही भर चुका है 2 साल में, तो बाकी का 8-10 साल क्या ले रहे हो लोग आपसे? देखो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ ये बहुत गौर से सुनो आप, ये मेरी बात। दे भाई पानी दे पहले, बिस्मिल्लाह। देखो बैठने में और टाइम पास होगा, सुन लो, ये ज़्यादा अहम है, कौम की बेदारी ज़्यादा अहम है। देखिए मेरे पास विदर्भ से कुछ लोग आए, गौर से सुने, बहुत अहम और ख़ास बात बता रहा हूँ। विदर्भ से कुछ लोग आए मेरे पास, बोले भाई ये ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन था। तो वो लोग जो अलग अलग लोग होते हैं ना, 7 हिल में ये ऑपरेशन फ्री, वो हॉस्पिटल में वो हार्ट का फ्री, आधार कार्ड पे फ्री, तो ऐसे सब अलग अलग स्कीम चलती है ना, बोले यहाँ आओ इतने मरीजों को ऑपरेशन गवर्नमेंट फ्री। तो ऐसा कुछ संस्था वगैरह लगाई थी, यहाँ पर कैंप लगाई थी, वो लोग उनके पास गए, वो जो भी उनका हार्ट वार्ट का ऑपरेशन था वो उनके पास गए। फिर वो यहाँ के संस्था के जो जिम्मेदार थे उन्होंने बोला जाओ उस हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल नाम लिया बॉम्बे का, मेरा नाम बोल देना, ऐसा नाम बोल देना। हाँ बोले मैं हूँ, मैं बोला फुला फुला, समझो मिसाल के तौर पे शहबाज, फर्जी नाम, बोले आके बोल देना शहबाज भाई ने भेजे। अब वो वहाँ पे गए, अब लोग बोले भाई शहबाज भाई ने भेजे, तो वहाँ का इंचार्ज पूछता कौन शहबाज? अरे बोले वो जो आए थे ना सचिन भाई। बोले कौन सचिन? अरे वो कैंप लगाए थे। अरे बोले वो हमारा एजेंट है, वो हमसे पैसा लेके कैंप लगाता है जगह जगह, उसका हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। अब वो बेचारे इतनी दूर से आए, यहाँ आए, उनका समझो जिनके घर का मरीज़ है, मरने वाला, उनके दिल पे क्या बीते कि आप वो सोचो यहाँ बात मजाक करना या जोक बोलना नहीं है। अब वो मेरे पास कांटेक्ट किए, मैंने उनको इतना अच्छे से समझाया, मौला एक बात बताओ ये ऑपरेशन का प्राइवेट में कितना बोला? तो उसने बोला वो 7 लाख 7.5 लाख रुपये कुछ बोला। बोला देखिए गवर्नमेंट में तेरा ऑपरेशन फ्री हो जाएगा। बोला अगर तू ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जब ये ऑपरेशन कराएगा प्राइवेट में, तो होता क्या है, समझो मैंने सैफी में या कोई भी बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया, अब वो ऑपरेशन भी हो गया, तो डॉक्टर जब ओटी हम ऐसे खड़े रहते, अरे यार सर बुरा ना मान जाए, हमें 8 लाख 10 लाख 15 लाख दे के भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो डॉक्टर को पूछे, वो डॉक्टर साहब बताए करते, अरे नर्स को पूछो ना क्या अपडेट, हाँ ठीक है 2 दिन में। डॉक्टर तुमसे बात नहीं करता, जिसको तुम 10 लाख 15 लाख रुपया दियो, 8 लाख रुपया दियो, जहाँ तुम पैसा दे रहे हो वहाँ तुम ऐसे खड़े हो। और यही तुम किसी सरकारी अस्पताल में जाते हो, गवर्नमेंट का जहाँ टोटल फोकट है, ए मालूम है ये कुर्सी कहाँ जाते, अबे ले नौकरी खा जाऊंगा, ये धक्के पे लगा दूंगा तेरे को, ये कर दूंगा। अबे जहाँ तू फोकट में है वहाँ तू इतना रुआब कर रहा है, और जहाँ तू 15 लाख दिया वहाँ तू ऐसे सब नाराज हो गए, तो अरे ये हो गया, तो अरे हार्ट में ही कुछ कर दिया, तो वो भी डर है 15 लाख दे के। और जहाँ फोकट में, जहाँ सही से इज्जत से बात करना चाहिए हुकूमत में, वहाँ पे पढ़ा क्या खड़े रहो, ये सब चीज़ें रुआब। तो मैंने उनको समझाया, मतलब देख अगर तुमको इंसानियत से वाकई ये फ्री में करवाना है ऑपरेशन, बेगर कोई धक्का खाए, बेगर कुछ किए, एक फार्मूले पे अमल करना। प्लीज़ यहाँ सुनो प्लीज़ आप लोग, मैंने उनको बोला एकदम आसानी के साथ, और अगर लोग का 15 दिन में होता है तो तुम्हारा 3 दिन के अंदर होगा, ये मेरी गारंटी। यहाँ बैठ गए, बोले क्या करना? बोले लेटर ला दो, इसका ला दो, शिवसेना का ला दो, भाजपा। मतलब किसके लेटर की ज़रूरत नहीं है। उसके जिम्मेदार को बुलाया जो उनका घर का बड़ा था, मुश्ताक भाई, मैंने उनको बुलाया, मतलब इधर आ मुश्ताक तू खुद जाएगा? बोले हाँ। मतलब वहाँ जब तू साइन हॉस्पिटल में जाएगा ना, तो वहाँ पर जो मेन रिसेप्शन से फॉर्म भरने के बाद जो करता है, एक होता है MSW मेडिकल सोशल वर्कर, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक पोस्ट होती है MSW मेडिकल सोशल वर्कर। तो उसके पास जाना, वो गवर्नमेंट अप्रूव पोस्ट रहती है, उसको जाके सिर्फ एक जुमला बोलना, जाना जो भी तेरे को सलाम दुआ करना है, जो भी उनको गुड मॉर्निंग बोलना है, बोलना सर, बोला सर देखो हम विदर्भ से आए हैं, ये हमारी ये फाइल है, यहाँ हमारा कोई नहीं है, यहाँ हमारा कोई नहीं है सर, हमको कुछ नहीं समझता। बोला सर बोल के बात करना उससे, सर हमको कुछ नहीं समझता यहाँ पर, आप यहाँ पर हमको बताओ क्या करना है, आप ही हमारे मातारी हो, आप ही हमारे पितारी हो, हमारा आप ही बड़े हो सर, आप जो बोलोगे हम करेंगे, प्लीज़ हमको हेल्प करता हूँ, कोई नहीं है इतने बड़े शहर में हमारा। उसको मजाक लगा, लेकिन फिर भी वो बोला कि नवीद भाई बोले तो कुछ तो बात है, कोई हिम्मत करके वो बंदा वहाँ पे गया, बिल्कुल एज इट इज़ उसने वो किया। उसने क्या किया मालूम है? MSW बाकायदा एकदम एक्साइटेड हो गया, उनको बोला तुम लोग पहले बैठो, सब हो जाएगा, बैठो साइड में, बैठाया, उनके लिए जूस मंगाया, चाय मंगाया, वो किया। उनके सामने कई शिवसेना के, बीजेपी के, अलग अलग सियासतदानों के लीडर बाकायदा लेटा था, कोड़े के करते, ये उनकी ज़बानी बता रहा हूँ मैं, कोड़े करचे में डाल देता रहा, बोले क्या यही काम है क्या इसका रुआब, उनके हम इनके लिए बैठे हैं क्या? और उनको बैठा के वो खुद जाके फॉर्म करके आया।
उसको बोला जा वहाँ पे जाकर डॉक्टर को चेकअप करा, अगर लाइन ज़्यादा होगी कुछ नहीं होगा तो मेरे को फ़ोन कर। फिर उसने इन लोग ने फ़ोन नहीं किया तो 15 मिनट बाद वो खुद ऊपर चल के गया डिपार्टमेंट में, बोले इनका हुआ क्यों नहीं, इतने दूर से है मेरे नाते भाई के, आपके ये पहली बार मिले हो, पहली बार। वो फॉर्म करा के तुम यकीन मानो 48 घंटे में ऑपरेशन करा के चौथे दिन उनको घर भी भेज दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आप? तो देखो सही हिकमत सही तरीके से आप अगर जाओगे तो आपका हर हुकूक आपको मिलेगा। अगर यही चीज़ बोला ना, हम कहीं जाके हम डॉक्टर से पूछने डरते हैं कि हमको क्या हुआ या क्या, इतना पैसा दे के भी, और जहाँ हमको सही से इज्जत से और हुकूक फोकड़ मिल रहे थे वहाँ हम रुआब बताते, उसको बताते तेरी पोस्ट कैसे होगी, तेरे पे इंक्वायरी कैसे लगाऊंगा, तेरे पे कंप्लेंट कर दूंगा। तो ये तो फुजूलियात में ना पढ़ते हो हम, लेकिन हमारे अपने हुकूक के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। अपने हुकूक को पहचानो भाई। बच्चा भी जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती, हमको भूख लगती है, हमको खुद जाके खाना इंतज़ाम करना है, खाना उड़ के हमारे मुंह में नहीं आता। कोई मनोसलवा नहीं उतरने वाले, अपने हुकूक लो। आप लोग जो आज भिखारी बन के या जिल्लत में अपने आप को महसूस करके जो वहाँ बात करते हो ना, अपने आप को मालिक और अपने आप को डोनर समझ के बात करो। आपसे जो जायज़ फीस है वो, अभी मैं बोलता हूँ इसमें कौन ऐसा आदमी है जो साल का 1600 या साल का 2000 रुपये नहीं भर सकता? ये 1600 है ना, अपन इसको 2000 पकड़ते, राउंड फिगर अपना आधार है। चलो कौन है इसमें हाथ उठा जो पूरे साल का 2000 नहीं भर सकता? आप जाओगे किसी के बाद फीस माफ़ करो, ये करो वो करो, अगर पूरे साल का 2000, वो 15,000 की जगह 2000 आपसे लेंगे, आप जाओगे कहीं नहीं जाओगे आप। ये चीज़ करो। अच्छा इसी तरीके से हमारे बहुत सारी जहाँ बहनें बैठी है, उर्दू मीडियम की स्कूलों से आए, ये आए, तो ये उनका कैलकुलेशन और डाउन है। ये पहले समझ लो। ये जो मैं नॉन ग्रांट बेसिस जो परमानेंट सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, जो आपसे 20,000 और 18,000 15 में, उनकी बात बता रहा हूँ। जो उर्दू स्कूल है, यहाँ बहुत सारे पेरेंट में देख रहा हूँ बैठे हुए, तो वो ये ना सोचे, क्योंकि उर्दू स्कूल वाले ऑलरेडी 3,000 3200 2500 लेते हैं, तो वो 2500 रुपये की जगह उनको ऑलरेडी टोटल साल का 300 रुपया लेना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? वो 300 रुपया आएगा इनका, उनका कैलकुलेशन 300 आएगा, जैसे आपका 1600 आया है। तो अभी कौन पेरेंट है जो पूरे साल का 300 देने पीछे हटेगा? अगर आप लोग को बोलेंगे भाई साल का 300 का ही भरना है, आप लोग जाओगे किसी के पास, पूछोगे किसी के पास? आप नहीं पूछोगे। अपने को अपना हुकूक मिलना चाहिए, इसके लिए रहो। अगर आप लोग अभी भी अगर इस तरीके से बेदारी दिखाओगे ना, आप लोग जुड़ो, हमारी बहनें भी आपसे, जो भी हमारी माएँ बहनें, इन बहनों से मिलो हमारी, ये आप लोग को आगे गाइड करेंगे। सब चैनल पहले सब्सक्राइब करो, अपडेट आपको मिले। और इसके जुड़ने के लिए आगे हमारे पास चाल बहुत है चलने को, बहुत स्टेप्स है, लेकिन हमारे पास कैडर ही नहीं है। हम क्या करेंगे शहजाद भाई? अपन क्या करेंगे? आपको कल लोग बोलेंगे चलो तुम आओ सब कराओ, क्या करेंगे हम बताओ? कितनों लोग को भी किसी को, तुम खुद आज आजमा लो, बेगर समझाए किसी को वो बोलो साल की गले अपने को 1000 रुपये फीस भरना है। देखो आपकी सहेली, आपके लोग, आपके साथ वाले बोले कुछ भी बोलता है, ये आपको ऐसे बोलेंगे। स्टूडेंट 120 स्टूडेंट है एक डिवीज़न के, जो ऑलरेडी है वहाँ पे, जिनसे ले रहे, जो ऑलरेडी वहाँ है क्लास में, डिवीज़न में। 13,000 रुपया पकड़े, कोई का 14 है, कोई का 14.5, अपन 13,000 रुपया पकड़े। 13,000 रुपये का जब आप देखो, इधर आओ, 13,000 रुपये का जब आप डिवाइड करोगे ना, 120 बच्चे का कितना हुआ? 13,000 रुपये से एक ही डिवीज़न पकड़े, पूरी स्कूल नहीं पकड़े, 120 बच्चे का हुआ 15,60,000। अच्छा 15,60,000 में अपन ने हर चीज़ मैक्सिमम जोड़े, मतलब कह जाए खाला माँ का 80,000 रुपये जोड़े पगार महीने की, हर चीज़ का। मतलब क्या भाई, अपन कितना रेशियो पकड़े? ये जो आया ना आपका रेशो नहीं पकड़े, 13,000 के सामने, मैं समझ गया। इसको पॉज कर दो। ठीक है, आगे रिकॉर्डिंग चल रही है, सुन लो।